अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान 31। तारानकन तुम अपनी औकात में रहो, तारानकन 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 तुम अपनी औकात में रहो, तारानकन तारानकन। उसने फिर से अमायरा से कहा, अंडरस्को देखिए मिस, ये सहाय मेंशन नहीं जो हम आपके ऑर्डर को मानेंगे। ये राजकुमार जी की हवेली है, आप थोड़ा सोच समझ के बोला करिए, हम आपका काम नहीं कर सकते। अमायरा की भौहें तन गईं और वह चुपचाप हंस पड़ी। अंडरस्को ऐसा लगता है कि वो रागिनी डायन वास्तव में मौत से नहीं डरती है। इन मेड में इतनी हिम्मत आ गई कि ये मुझे मना कर रही है और मेरी औकात की बात कर रही है। इन्हें तो सब सिखाना पड़ेगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। अमायरा ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए इतना कहा ही था कि तभी अमायरा की आंखों में गुस्से से अंगारे बरस रहे थे। गुस्से के कारण वो जोरों से हंस पड़ी। उसने अपनी आस्तीनें झाड़ी और चारों दहेज नौकरानियों के सामने जाकर एक चेयर पे बैठी। उसने अपना एक हाथ हल्का सा फोल्ड करके चेयर के बैक पे रखा और पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ गई। जब इन चारों मैड्स ने अमायरा का ये अंदाज देखा तो पहले चारों ने सोचा कि वो मामूरा को कंट्रोल कर सकती हैं और सही सलामत रह सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद अब वे कांप रही थी। मैरून कलर की साड़ी वाली नौकरानी जो कब से बोले जा रही थी वो थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने कहा, अंडरस्को बड़ी मिस, हम आपका ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई और काम हो तो आप हमें बता सकती है। सबसे पहले तो आप घूंघट निकालिए और गहने पहनकर बाल ठीक कीजिए और अपना हुलिया ठीक कीजिए जो आपने बिगाड़ लिया है। आपके पास जरा सा भी दिमाग है कि अगर राजकुमार यहाँ आते हैं और वो आपको ऐसे देखेंगे तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको तो सच में सहाय फैमिली की रेप्यूटेशन का कोई ख्याल नहीं है। तुम तो काफी डेयरिंग हो गई हो आजकल। नहीं। अमायरा ने गुस्से में टेबल थपथपाए और दोनों हाथों की उंगलियों का आपस में फंसाकर अपनी थाई पे रखकर झुक गई और बोली, अंडरस्को तुम्हारे पास बड़ा दिमाग है ना? है ना? बोलो जल्दी। अमायरा ने गुस्से में पूछा और दूसरी बार जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी अभी? हाँ, मेरे पास करा सा भी दिमाग नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें खूब काजू बादाम और अखरोट खाकर पैदा किया है, और इतना दिमाग का भंडार होने के बावजूद भी तुम यहाँ एक तुच्छ मेड का काम कर रही हो। इतना ही नहीं, तुम 2 कौड़ी की नौकरानी हैं के बावजूद भी अपने मालिक के आगे खड़े होकर उसी को तरीके सिखा रही हो, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। नॉट बैड, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। हाँ, उस बूढ़ी डायन रागिनी सहाय ने तुम लोगों को काफी अच्छे से ट्रेन करके भेजा है, मगर अफसोस तुमने अमायरा सहाय से पंगा लेना कैसा होता है ये बताना भूल गई, और शायद तुम भी भूल गई हो कि अमायरा लोगों को उनकी औकात कैसे दिखाती हैं। तुम भूल गई हो इस बूढ़े नौकर को जिसका कुछ दिन पहले ही सिर फूटा था मुझसे उलझने के कारण। चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें तुम्हारी हैसियत अच्छे से दिखा दूंगी। वो गुस्से में हाथ झड़ते हुए उठी और जोरों से हंसने लगी। ये सब बोलते वक्त अमायरा काफी डरावनी लग रही थी। ये देखकर कि अमायरा को काफी गुस्सा आ गया, मरून रंग की साड़ी वाली मेड थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहना जारी रखा, अंडरस्को देखिए मिस, सहाय फैमिली की हवेली छोड़ने से पहले बड़ी मैडम मिसेज सहाय ने हम मेड्स को इंस्ट्रक्शन दिया था कि यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो बड़ी मैडम की ओर से तुम्हें डिसिप्लिन किया जाए हमारे द्वारा। इसके अलावा बड़ी मुर ने यह भी कहा था कि बड़ी मिस यानी आप समझदार नहीं है, या कहे कि आप बददिमाग है, जिससे आपने कभी कोई काम सही से नहीं किया और आपने कभी हवेली का मैनेजमेंट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए हम मेड्स आपको फ्यूचर में मैनेज करेंगी हर तरह से। मेड की बातें सुनकर अमायरा का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। ये चुड़ैल की अम्मा की तो मैं। उसने जोर से टेबल पर पंच मुट्ठी किया। रागिनी न केवल सहाय परिवार में बल्कि यहाँ भी मुझ पर कंट्रोल रखना चाहती थी। इसके पेचकू से टाइट करने पड़ेंगे। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारी माँ मैडम के इरादे वाकई काफी नेक और अच्छे हैं। ये तो मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब उस घटिया औरत ने मुंह खाने में जहर दिया था और ऐसे इंसान से शादी तय कराई थी। अमायरा सिंपैथी और डरिजन भरी आंखों से मेड को देखते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। ये मेड बेवकूफ नहीं है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है, तभी तो ये उतने अच्छे भाषण और ज्ञान दिए जा रही है। इस मेड को भ्रम हो गया कि वह मेरे सिर पर पैर रख सकती है और मैं ऐसी खड़े चुपचाप देखती रखूंगी। उसने कहा कि मैं समझदार नहीं हूं। ठीक है, इसे अपनी नासमझी का सबूत तो देना पड़ेगा। अमायरा बिल्कुल शांत बैठी थी, अपने गुस्से को छिपाने के लिए उसने अपना सिर झुका लिया था और ये सब अपने मन में बोल रही थी। अमायरा को शांत देखकर मरून रंग के कपड़ों वाली मेड ने सोचा कि अमायरा डर गए हैं, इसलिए उसने घमंड से कहा, अंडरस्को बड़ी मिस, बड़ी मैडम तो बस आपका भला चाहती है, इसलिए अब आप बिस्तर पर वापस बैठ जाओ। हा हा हा। अमायरा जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने मरून रंग की साड़ी वाली नौकरानी की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम या वो खूबसूरत साथी आई हुई बुढ़िया मुझे कंट्रोल कर सकती हो? तुम सिर्फ एक नौकर हो, अपनी जगह याद रखो, समझी तुम, और वो एक धोखेबाज लालची औरत से ज्यादा कुछ नहीं। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मरून रंग की साड़ी वाली मेड अमायरा के अचानक इतने गुस्से से हैरान रह गई। हे प्रभु, ये सन की लड़की कुछ उल्टा सीधा न करे, ये इतना गुस्सा कैसे हो गई अचानक से? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी फियरलेस और डेयरिंग होगी, लेकिन फिर उसे मिसेज सहाय के इंस्ट्रक्शंस की याद आए और वह संभल गई। ये एक पागल लड़की से ज्यादा कुछ नहीं है, क्या ही बिगाड़ लेगी मेरा? बड़ी मिस, मैं केवल बड़ी मैडम कमांड्स का कंप्लायंस कर रही हूँ।
ये तो आप ही की भलाई के लिए है, आपको तो खुद ही समझना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम कितने अनमोल वचन बोलती हो, आंखें ही खुल गई मेरी तो तुम्हारी इन बातों से। अब तक कहा थी तुम। वो हंसते हुए और तालियां बजाते हुए अपने एक एक कदम उस नौकरानी की ओर बढ़ाने लगी। इसकी आंखें गुस्से से लाल थी, अंगारे बरस रहे थे उसकी नजरों में। अमायरा को ऐसे देखकर उस मेड का दिल कांप गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जब उसने मिसेज सहाय को याद किया तो उसने ऑब्स्टिनेटली खुद को पीछे हटने से रोक लिया। भले ही वो डर से कांप रही थी और उसके आंखों में आंसू की बूंदें साफ चमक रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि और के दिमाग में चल क्या रहा है। साफ दिख रहा था कि उसमें कितनी डेयरिंग थी। बड़ी मिस आप क्या करना चाहती है? दर्द छोड़ो, जाने दो मुझे। बड़ी मिस आप क्या करना चाहती है? दर्द छोड़ो, जाने दो मुझे। अब तक अमायरा को ऐसे देखकर उस मेड का दिल कांप गया। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जब उसने मिसेज सहाय को याद किया तो उसने ऑब्स्टिनेटली खुद को पीछे हटने से रोक लिया। भले ही वो डर से कांप रही थी और उसके आंखों में आंसू की बूंदें साफ चमक रही थीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि और के दिमाग में चल क्या रहा है। साफ दिख रहा था कि ये अमायरा कितनी डेयरिंग थी। अब आगे अमायरा की बड़ी बड़ी और आमंड शेप्ड एम्बर आइज खूबसूरती से चमक रही थी। साथ ही उसके फेस पे एक अनफ्रेंडली स्माइल भी थी। इस वक्त अमायरा अपने कमर पे हाथ रखे उसे ही घूरे जा रही थी, और वो मेड अभी भी बेवकूफ़ों की तरह उसे देख रही थी। सचमुच कुछ भी कहो मगर अमायरा लग बहुत खूबसूरत रही थी, ऐसा वो मेड अपने मन में सोच रही थी। अमायरा ने सोचा इस बद्दिमाग नौकरानी को अब भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें कुछ गलत लिया है। इसके साथ कुछ भी हो सकता है। एक तो इतनी देर से ऑलरेडी मैं खुद को कंट्रोल किए बैठी हूँ। अमायरा की आंखों में देखकर उस मेड को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिससे वो खुद ब खुद अपने कदम पीछे लेने लगी। बड़ी मिस आप क्या करना चाहती है? उसके शब्द डर से कांप रहे थे। जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे ले रही थी, अमायरा भी अपने एक एक कदम करके उसके करीब जा रही थी। तभी वो मेड दीवार से टकरा जाती है। दर्द छोड़ो, जाने दो मुझे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, याद है ना कुछ देर पहले तूने क्या कहा था मुझे? मैं बताती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है ना, यही कहा था ना तूने? तो देख मैं तो उसी का सबूत दे रही हूँ तुझे। मजा आ रहा है ना? सेम टू यू, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत मजा आ रहा है, ठीक उसी तरह जैसे तुझे आ रहा है। इतना बोलकर अमायरा दहाड़ मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जो पूरे रूम में गूंज रही थी। उसे देखकर बाकी तीनों मैड्स ने भी अपने कदम खुद ब खुद पीछे ले लिए। वो तीनों भी डर से कांप रही थी, और अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे वो लोग वहां हो ना और कुछ देखा ही ना हो, और शो कर रही थी कि अमायरा एक बहुत अच्छी लड़की हो। असल में अब अमायरा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जैसे ही वो मेड दीवार से सटी उसने झट से अपना हाथ बढ़ाकर उसका जब्त जोर से पकड़ लिया और उसे दीवार पे धक्का देकर हल्का ऊपर उठा दिया। छोड़ो मुझे, वो मेड हवा में ही छटपटाकर अपने हाथ पैर मारने लगी। वो अमायरा को डर के साथ घिन भरी नजरों से उसे देख रही थी। मेड उसे इग्नोर करना चाह रही थी। तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे रूम में गूंजी। जब उन तीनों मैड्स नजरें उठा के इस तरफ देखा तो पाया वहां सिर्फ अमायरा खड़ी जो नीचे देख रही है। जब तीनों ने नीचे देखा तो पाया वो मेड जमीन पर पड़ी हुई है। दरअसल अमायरा ने मेड को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए छोड़ा था, जिससे वो सीधा जमीन पे गिर गई। इसके बाद उन्होंने फिर से अमायरा को देखा। उन्होंने अमायरा की बेहद गुस्से से चमकती हुई आंखें देखी तो अपना सिर फिर से झुका लिया और फिर से उठा के देखने की हिम्मत नहीं की। अब जाओ और जाकर मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करो, मुझे अपनी बात तीसरी बार बोलनी ना पड़े, वरना मैं नए अंदाज में तुम्हें ये करने को कहूंगी। अमायरा ने अपना हाथ झाड़ते हुए उस मेड की ओर बिना देखे सेटिस्फैक्शन से अपना सिर हिलाते हुए दिल कंपा देने वाली आवाज में कहा। अमायरा की बातें सुनकर तीनों मैच जा ही रही थी कि तभी जमीन पर पड़ी मेड ने एक बार फिर से कहा, अंडरस्को आप बहुत गलत कर रही है। बड़ी मैडम छोड़ेंगी नहीं आपको। और राजकुमार वो भी क्या सोचेंगे आपके बारे में? आपने सोचा है कभी इस बारे में? सही कहा तुमने, अब क्या होगा मेरा? रागिनी क्या करेगी मेरा इसके नौकर के साथ ऐसा करने पे? राजकुमार वो कहीं फांसी तो नहीं दे देंगे ना मुझे? अब मैं क्या, तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अगर मैं मर गई तो? उसने अपने नेल्स को चबाते हुए रूम में इधर उधर टहलते हुए कहा। फिर वो मेड के आगे आके रुकी। उसने एक में इस मेड की तरफ देखा और जोरों से हंसने लगी। असल में वो ड्रामा कर रही थी। अमायरा एक झटके से नीचे बैठ गई और उसने उस मेड का बाल पकड़ के खींचते हुए गुस्से भरी लाल आंखों से कहा, क्या लगता है तुझे? क्या लगता है तू उस बूढ़ी डायन रागिनी का नाम लेगी और मैं डर जाऊंगी? और वो तेरे लिए मुझे नुकसान पहुंचाएगी? कभी नहीं, तू एक नौकर है नौकर, अपनी औकात मत भूल समझी। क्योंकि कुत्ता सिर्फ मालिक के आगे पीछे दुम हिलाते हुए, उसके तलवे चाटते हुए और घर की रखवाली करते हुए अच्छा लगता है, वरना अगर मालिक ज्यादा सिर पर चढ़ा लेना उसे तो हाल एंटरटेनमेंट मूवी जैसा हो जाता है, और असली मालिक को एक मामूली कुत्ते से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। समझी ना तू? उसने दांत पिसते हुए इस मेड के बालों को और जोर से खींचते हुए कहा। जिस रागिनी के ऊपर तू इतना उछल रही है ना, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे सामने से आकर लड़ सकें।
इसलिए वो तुम मामूली सी नौकरानियों के कंधे पे रखकर बंदूक मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम लोग उसकी पर्सनल मैड्स हो ना, जो सहाय मेंशन में भी मुझ पर नजर रखती थी और मेरे पल पल की खबर उस चुड़ैल की अम्मा को देती थी। फिर उसने झटके से उसे छोड़ दिया जिससे वो मेड मुंह के बल जमीन पर गिर गई। वो शर्म से अपनी नजरें भी उठा नहीं पा रही थी और उधर उधर देख रही थी। वो भी जानती थी अमायरा का कहा गया एक एक शब्द बिल्कुल सही है। फिर अमायरा पीछे मुड़ गई। उसने कहा राजकुमार के बारे में चिंता करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे पति है। वो क्या करते हैं और क्या सोचते हैं इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बात को याद रखना और गांठ मार लेना। वास्तव में मुझे तो इस शादी की अब कोई परवाह ही नहीं है। और अगर राजकुमार मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। अमायरा ने पीछे मुड़े ही एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचा। वैसे भी उन्होंने आज उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया था। आज वह पहले से ही उनकी यातना में चुप रही और सब कुछ चुपचाप से रही थी। इसलिए अब वह वास्तव में थक गई है, इन सब से, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसलिए उसे राजकुमार से कोई होप नहीं थी और ना ही वो रखना चाहती थी। ऊपर से यदि कोई व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसका मूड अनप्रेडिक्टेबल ही होता है। इस बार दहेज की इन चारों मेड्स के अनडिसेंट बिहेवियर से इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी मौत चाह रही हैं। मगर राजकुमार एक प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं। अगर वह सोचता है कि मैं उनके लिए शर्मिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं हूं, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये दो कौड़ी की नौकरानियां जिनकी औकात मेरे सामने खड़े रहने या मुझसे बात करने की भी नहीं है, वो क्या सोचती हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा चाहेगी वैसा करेगी ये लोग मेरे साथ। इन्हें क्या लगता है कि मैं पूरे दिन से चुप थी तो क्या अब भी कुछ नहीं बोलूंगी और सब बर्दाश्त करूंगी। हाँ, आप ये सही नहीं कर रही है। उस मेड ने जमीन पर ही अपने गालों को पकड़े हुए ही पीछे खसते हुए कहा। उसने ऑलरेडी एक थप्पड़ खाया था और उसे डर था कि अमायरा उसका ये सुंदर चेहरा और ज्यादा ना बिगड़ दे। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगड़ दूं? अमायरा ने ये झुककर उस जमीन पर पड़ी मेड से कहा, जिससे वो मेड अपने गालों पे हाथ रखे हुए ही पीछे दीवार के कोने में खसक कर चिपक गई। अमायरा गुस्से में थी। उसे इस तुच्छ मेड की कोई परवाह नहीं थी। फिर अमायरा ने अपनी नजरें पीछे घुमाई और उन तीनों मैड्स को देखा जो कब से डरे सहमे हुए ये सब देख जा रही थी। अमायरा ने उन्हें कहा, क्या तुम लोग भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहती हो? इन मैड्स ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और बस नामे मुंडी हिलाकर पीछे खसकते हुए जाने को मुड़ी ही थी कि तभी रूम में। तो आगे क्या हुआ रूम जानेंगे हम आगे स्टोरी में। 33 शट अप मी हियर एंड स्टॉप योर ब्लडी नॉनसेंस। आप लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। ग्रिन शट अप मी हियर एंड स्टॉप योर ब्लडी नॉनसेंस पाउटिंग अब तक। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हारा ये सुंदर चेहरा बिगड़ दूं? अमायरा ने ये झुककर उस जमीन पर पड़ी मेड से कहा, जिससे वो मेड अपने गालों पे हाथ रखे हुए ही पीछे दीवार के कोने में खसक कर चिपक गई। अमायरा गुस्से में थी। उसे इस तुच्छ मेड की कोई परवाह नहीं थी। फिर अमायरा ने अपनी नजरें पीछे घुमाई और उन तीनों मैड्स को देखा जो कब से डरे सहमे हुए ये सब देख जा रही थी। अमायरा ने उन्हें कहा, क्या तुम लोग भी इसे एक्सपीरियंस करना चाहती हो? इन मैड्स ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और बस नामे मुंडी हिलाकर पीछे खसकते हुए जाने को मुड़ी ही थी कि तभी रूम में। अब आगे वही दूसरी तरफ उसी महल के एक स्टडी रूम में एक आदमी एक टेबल के पास बैठा था और बड़ी बेरहमी से पेपर वेट को काफी देर से घुमाया जा रहा था। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक और ठंडा था। उस रूम में खड़े सभी लोग डर से कांप रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नजरें उठाकर भी देखने की, सिवाय एक को छोड़कर जो बड़े आराम से एप्पल खाते हुए सभी की बातें सुन रहा था और मजे ले रहा था। तभी एक गार्ड अपना सिर झुकाए हुए बोलता है, मास्टर राजकुमारी ने उस मेड को बहुत अच्छे से सबक सिखाया उन्हें बेइज्जत करने पर। और ये मेड उनकी माँ की पर्सनल मेड थी, जिस कारण से उन्होंने राजकुमारी की काफी इंसल्ट भी की और इन्हें माना करने की हिम्मत की। इसके अलावा नजर बातचीत कर रहे लोगों को भी उन्होंने अच्छा जवाब दिया, जो आप दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे थे। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा और आंखों से वहां से जाने का इशारा का किया। उसकी आंखें भी बेहद कठोर और ठंडी थी। वो ऊपर से शांत था मगर असलियत में काफी गुस्से में था। सभी लोगों के जाने बाद एप्पल हरा सेब खा रहे इस आदमी ने कहा, आरू तू चिल मारना यार, तेरी आज ही तो शादी हुई है, उस हिसाब से तेरी आज वेडिंग नाइट है। तू उसके लिए प्लान्स बना कि आखिरकार तू भाभी जी को सेटिस्फाइड कैसे करेगा। आफ्टर ऑल तेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही है। मस्त आइडिया बल्ब है ना। उस आदमी ने उसे घूर के देखा, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिना गम के बोले ही जा रहा था, भाई कैन यू इमेजिन जब भाभी जी को पता चलेगा कि उनका इतना हैंडसम चार्मिंग अट्रैक्टिव पति को एक राजकुमार है, वो अभी तक वजन वो भी सिर्फ उसके लिए, तो वो कितनी खुश होगी। अच्छा तूने सोचा है कि तू उसे वेडिंग गिफ्ट में क्या देगा? ये सब बोलते हुए वो मजे से एप्पल खा रहा था और जैसे ही वो अपने दांत दिखाते हुए ऊपर देखता है तो उसने पाया कि उसके आगे एक पेपर वेट उड़ता हुआ आ रहा था, जिसे रोकने के लिए उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को ढका और सोफे पर से नीचे झुक गया। इससे वो ग्लास का पेपर वेट दीवार से लगकर चूर चूर हो गया। उस लड़के ने जब ये आवाज सुनी तो अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद उसने अपनी एक आंख खोली और धीरे धीरे इधर उधर देखा। फिर मैदान साफ हो गया बॉस बोलकर एक झटके से अपनी शर्ट झाड़ते हुए उठा। ब्रो तूने ये क्या किया? अभी मेरा सिर फूट जाता तो, या मेरी इकलौती प्यारी सी जान चली जाती तो मेरा क्या होता भाई? तूने सोचा एक भी बार? तू कहीं मेरे मर्डर का तो प्लान नहीं कर रहा ना?
देखिए बहुत गलत बात है। उसने अपने सीने वो हाथ रखकर ड्रामा करते हुए माथे पे आया पसीना पोंछते हुए कहा। शट अप मिहिर एंड स्टॉप योर ब्लडी नॉनसेंस पाउटिंग। अगर अब तुमने अपने मुंह से कोई भी बकवास की तो मैं तुम्हें रॉबिन को दे दूंगा। ये था मिहिर, राजकुमार आरुष सिंह राजावत का इकलौता बेस्ट फ्रेंड, जो काफी जोली नेचर का है। जब ये लोग हवेली पहुंचे थे तो गार्ड्स के साथ सीधा राजकुमार के स्टडी रूम में आ गए थे। अरे भाई, तुम अपने इकलौते दोस्त को क्यों मरना चाहते हो? एक ही तो जान है मेरी। ऊपर से अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और प्यारे प्यारे बच्चे भी आने बाकी है। आई वॉन्ट यू मिहिर। चुप हो जाओ। ऑक ऑक ब्रो। पर यार तेरा मूड क्यों खराब है इतना? और किस लिए खराब होगा? वो लड़की अमायरा है ना? राजकुमार ने कहा अमायरा से चिढ़ते हुए। ये पागल लड़की मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। पहले तो मुझसे शादी न करने के लिए इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और अब उसने इतनी शांति से शादी की। हाउ इट्स पॉसिबल? यू आर राइट मिहिर ने कहा। अभी तुमने गार्ड से सुना ना, उसने उस मेड को कितनी बुरी तरह सब सिखाया। मगर मैंने कितना इंसल्ट किया उसकी, वो कुछ नहीं बोली। साथ ही शादी के नाम पर भी मजाक हुआ है उसके साथ। पेपर्स पे शादी हुई है हमारी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था पहले से। तुम्हें पता है ना कि मैं उससे बेटे नफरत करता हूँ, इस हद तक कि जो सुसाइड वो कर रही थी असल में वो मेरा प्लेन मर्डर था। मैं तो उससे कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। नहीं वो करना चाहती थी, बल्कि वो तो देवेश को पसंद करती थी। हाँ आरू, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी शादी उससे क्यों फिक्स की गई थी। मेरे अपने भाई राजा कृष्ण सिंह राजावत ने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी शादी उस जैसी लड़की से कराई। हाँ भाई, बड़े भाई ने पहले तो अमायरा से अपने बेटे देवेश की शादी फिक्स कराई। उसके बाद ये बोलकर मना कर दिया कि वो उसके लायक नहीं है। फिर तुमसे शादी फिक्स कराई और जब तुमने मना किया तो तुम्हें प्रेशराइज्ड किया। मिहिर ने अपना हाथ गुस्से से टेबल पे मारते हुए कहा। चलो मुझे उससे मिलना है, राजकुमार ने कहा। मगर क्यों? मिहिर ने कहा। बस कह दिया ना, राजकुमार ने कहा। चलो। राजकुमार आरुष और मिहिर गार्ड्स के साथ अमायरा के कमरे की तरफ जाते हैं। अमायरा के कमरे में तो क्या हुआ? अमायरा के कमरे में जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। 34 तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे अटैक। आप लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, साथ हाई लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ग्रिन तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, पी लूं तेरे गीले गीले होठों की सरगम और अटैक अब तक। हाँ भाई, बड़े भाई ने पहले तो अमायरा से अपने बेटे देवेश की शादी फिक्स कराई। उसके बाद ये बोलकर मना कर दिया कि वो उसके लायक नहीं है। फिर तुमसे शादी फिक्स कराई और जब तुमने मना किया तो तुम्हें प्रेशराइज्ड किया। मिहिर ने अपना हाथ गुस्से से टेबल पे मारते हुए कहा। चलो मुझे उससे मिलना है, राजकुमार ने कहा। मगर क्यों? मिहिर ने कहा। बस कह दिया ना, राजकुमार ने कहा। चलो। राजकुमार आरुष और मिहिर गार्ड्स के साथ अमायरा के कमरे की तरफ जाते हैं। अमायरा के कमरे में अब आगे अमायरा के घूरने के बाद जैसे ही वो तीनों मेड कमरे से बाहर जाने लगी और दरवाजे के पास पहुंची, वैसे ही दरवाजे से चीखने की आवाज आती है और वो तीनों मैड्स दरवाजे से पीछे साइड हट जाती है। अमायरा जैसे ही उस तरफ देखती है तो उसकी नज़र ब्लैक कलर के कपड़े पहने गार्ड्स पे जाती है, जो दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। उन्हें देख अमायरा समझ गई कि ये कौन हो सकते हैं। उसने उनके आगे एक ग्रे कलर के स्टाइलिश कपड़े पहने बेहद हैंडसम लड़के को देखा, जो एक व्हील चेयर के पास खड़ा था। उसे देखकर अमायरा के फेस पे खुद ब खुद स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि इन जल्लादों की नगरी में एक वही भला इंसान था जिसने कार में भी उसकी इनडायरेक्टली हेल्प की थी। अब उसकी नज़र व्हील चेयर पे बैठे इंसान पर जाती है और उसे देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, सांसें जैसे थम सी जाती है। हैंडसम एंड चार्मिंग फेस, परफेक्ट आईब्रोज, काली स्याही जैसी गहरी आंखें जिनमें ना जाने कितने राज छिपे हो, जो बिल्कुल सितारे की तरह चमक रही है। नाजुक तीखी नाक है, स्नो वाइट सा गोरा रंग, दूर से तो दिखने में काफी नाजुक लगता था। एक कान में डायमंड की चमकती हुई छोटी सी इयरिंग, लेकिन उसी वक्त में उसकी मस्कुलर बॉडी, कॉल्ड ऑरा, साथ ही उसकी डरावनी प्रेजेंस वहां पर खड़े सभी लोगों को डर से कंपा देने के लिए लगी थी। उनकी मर्दाना उपस्थिति को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इनकी मस्कुलर बॉडी जिसका टेक्सचर काफी अट्रैक्टिव था, जो दिखने में ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ से भी ज्यादा हॉट लगते थे। इनके चेस्ट पे दिल के पास बेहद गहरा ब्लैक कलर के उड़ते हुए ईगल का टैटू बना हुआ था, जिसने काफी हद तक उनकी लेफ्ट चेस्ट को कवर किया था, जिस कारण से उन्होंने जो ब्लैक शर्ट पहनी थी उसके ऊपर के खुले हुए बटन से वो टैटू झांक रहा था और अपनी मालकिन यानी हमारी अमायरा को हाई कर रहा था। टर्न आउट क्योंकि उसे भी पता था कि एक यही है जिसे उससे प्यार करने का हक होगा। क्या ये मेरे प्यारे नए नवेले पति परमेश्वर है? हाय, बंदा तो कतई जहर है। हाय, मैं मर जावा इसी जहर को पी पी कर। ये इस व्हील चेयर पे भी किसी राजा की तरह बैठा है। लग रहा है इसके बैठने से ये व्हील चेयर भी धन्य हो गया है। इनके कान की ये इयरिंग कितना स्मार्ट लुक दे रही है मेरे प्यारे पति देव को। इसे देखकर कौन कहेगा कि ये वही अंडरवर्ल्ड माफिया किंग आरुष सिंह राजावत है, जिसे अंडरवर्ल्ड में नाम मिला है मौत का देवता, जो बेहद निर्दय और कठोर है, जिसका दिमाग एक बार घुमा तो वो सब कुछ तहस नहस कर डालता है। गुस्सा इतना कि लोग इसके सामने नजरें उठाने से भी डरते हैं। कोई भी इंसान इनके हाथों मरने से अच्छा सुसाइड करना ज्यादा पसंद करता है। इनका फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट का है, जिसे 70% ये खुद संभालते थे और अपने इस बिजनेस को नई ऊंचाई तक उन्होंने खुद पहुंचा है।
इनके पास खुद की स्पेशल फोर्स भी थी जो इनकी सिक्योरिटी के लिए थी। इनके बिजनेस और पावर के बारे में हम आगे की स्टोरी में डिटेल में जानेंगे। अमायरा के दिल के सारे तार एक साथ झन्ना उठे थे अपने पति परमेश्वर को पहली बार देखने से, और इसे एक ही गाना याद आता है। टंग 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 तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 अरे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे दिल की सुन कमेंट्रियां रे प्यार की गारंटियां रे टंग 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 अरे ताड़ा ताड़ी करना ना अब नहीं सुधरना फूटने लगा है अरे चाहतों का झरना दिल की ना मरम्मतें हो ना कोई वारंटियां रे टंग 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 हो ओ तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 सीटीवीटी आंखें वांखें ना यूं मारो फैन को ना चाहत के दाने हाँ मजनू रांझे सारे झूठे हैं यहाँ पे झूठे हैं दिल के फसाने हो ओ चाहे तो ले ले तू वफा की आज कसमें वसमें हो ना हूं मैं ना है दिल जरा भी देख अपने बस में पीछे मेरी आशिकों की पूरी पूरी कंट्रियां रे टंग 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 हो ओ मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 हाँ मीठी मीठी बातें करके आना चाहे धीरे से नजदीक प्यारे हाँ भोले पंछी तू ना समझे कि मैं क्या हूँ शोलों को समझे तू तारे है ये जो भी है जैसी है मेरी है जान मैंने माना हो जो भी हो जैसे हो मैंने है यार तुझको पाना पाना सेठी हो के बातें भी तू कर रहा है सेंटियां रे टंग 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 हो मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 अरे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 हो मैंने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 अरे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 हमारी अमायरा इस पूरे गाने के दौरान प्रियंका के जगह राजकुमार को और अर्जुन एंड रणवीर की जगह खुद को इमेजिन कर रही थी। अरे तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 वो पूरी तरह से गाने में खोई हुई थी और खुद को राजकुमार की बाहों में इमेजिन कर रही थी जहां वो उनके चेहरे को बड़े प्यार से अपने हाथों से टच करके फील कर रही है। अमायरा अपनी अलग ही फैंटेसी में झूम रही थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। वाह भोले बाबा क्या गजब का मास्टरपीस बनाया है आपने, मजा आ गया, मेरा तो दिल ही खुश हो गया इन्हें देखकर तो। काश काश ये बिल्कुल ठीक होते, पर कोई ना इनका भी इलाज है मेरे पास, बस ये अपनी खाडूसियत ना लड़ाए बीच में, लड़ने ही हो तो प्यार के पेंच लड़ाए। अमायरा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा राजकुमार। राजकुमार बोलते ही उसका सिर अपने आप ही झुक गया, क्योंकि इतनी ओवरलोडेड खूबसूरती के साथ ही वो उनके डरावनी पर्सनैलिटी और कोल्ड लुक को भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी। अरे यार ये आदमी है कि क्या है, इसमें कोई शक नहीं कि सचमुच का मुंह से आग उगलने वाला मॉन्स्टर है। इस आदमी को देखकर मुझे यानी अमायरा को डर लग रहा है, तो बाकी कॉल क्या हाल होता होगा। बेचारे ये गार्ड्स इन्हें कैसे झेलते होंगे। मतलब अब मैं शो हूं कि ये वही बिजनेस किंग आरुष सिंह राजावत है, जिससे एक वक्त में बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पंगा लेने से डरते थे। पर कुछ भी हो अपने प्यारे पति परमेश्वर को देखकर मुझे तो कहीं प्रेम रोग ही ना हो जाए। इनके ये गुलाब से भी ज्यादा गुलाबी और सॉफ्ट होठ देख के तो मेरा गला ही सूखे जा रहा है। पता नहीं इनका लोअर लिप ज्यादा टेस्टी होगा या अपर लिप। इन्हें देखकर तो मुझे बस एक ही लाइन याद आ रही है, पीलू तेरे गीले गीले होठों की सरगम, सोचते हुए वो बड़े ही फ्लर्टी वे में अपने होठों पे हाथ पीछे हुए अपने स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पे जीभ फिरती है। अमायरा कंट्रोल बंदा तेरा ही है। जब अमायरा ने अपना सिर झुकाए तो उसकी नजर राजकुमार के लिप्स पे टिक गई थी। वही वो तीनों मैड्स और साथ में मरून रंग के कपड़ों वाली मेड ने जैसे ही अमायरा के मुंह से राजकुमार सुना वो उनकी तरफ घूम गई और राजकुमार के सामने कांपते हुए फौरन घुटनों पे आ गई और अपना सिर झुका लिया। इन मैड्स ने अमायरा से तो पंगा लेने की हिम्मत तो कर ली थी, मगर राजकुमार के आगे इनकी एक न चलती, इसलिए उनके सामने झुक के रहने में ही इनकी भलाई थी। आखिर ये बात तो ये मैड्स भी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये राजकुमार किसी राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक है। यह अमायरा को देखते राजकुमार भी अपनी पलकें झपकाना भूल गए थे। उसका वो लाल रंग का शादी का जोड़ा, काले लंबे खुले घने बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, जिसमें उनके नाम का सिंदूर चमक रहा था, और गले में उन्हीं को नाम का मंगलसूत्र। बड़ी बड़ी सुंदर एम्बर आंखें, छोटी नाक, साथ ही स्ट्रॉबेरी जैसे फुल लिप्स, उस पर अच्छी हाइट के साथ परफेक्ट फिगर ओवरऑल। उसे देखकर राजकुमार के दिल पे छुरियां कटारे सब एक साथ ही चल रही थी। ये अमायरा चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर मेरे लिए एक बेइज्जती से ज्यादा कुछ नहीं है। जो मेरे सगे बड़े भाई ने मेरी की है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। इसलिए आई हेट यू इतना कि मैं तुम्हें खुद के सामने खड़े हुए देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे बेइंतहा नफरत है। अमायरा सहाय, ये राजकुमार अमायरा को बुरी तरह घूरते हुए मन में बोल रहे थे। मिहिर अमायरा को एकटक देखते हुए अंडरस्को यार इसके जितनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत है ये तो। फिर राजकुमार को देखकर काश तेरी आज ये हालत नहीं होती, और जो तेरे उस बड़े भाई ने किया वो ना हुआ होता तो तू उससे इतनी नफरत ना करता। भाई तू कितना भी कोल्ड हार्टेड पर्सन क्यों ना होता, पर खुद को इससे प्यार करने से रोक नहीं पाता। खैर, फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। पर कुछ भी कह लो, अगर इस दुनिया में तुझे कोई टक्कर देने वाला है तो सिर्फ ये लड़की अमायरा ही है। पर इसे देखकर तो सच में लगता है कि इसने काफी डाइनेंस ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है। कितनी दुबली है ये। अब देखो, किसने सोचा था कि जिस लड़की के साथ सुबह इतना बुरा हो रहा है उसकी शादी के नाम पर उसने चू तक नहीं की एक बार भी, और यह इन मैथ्स की टीचर बन के बैठी है। इसकी टॉलरेंस पावर भी बड़ी अजब गजब है। इस उन चीजों पे गुस्सा ना आकर मैथ्स की बात पे इतना ज्यादा भड़क गई, बल्कि आज जो कुछ भी इस लड़की के साथ हुआ था वो सब तो प्लान था, ताकि ये कुछ ऐसा कर दे गुस्से में जिससे ये शादी हर हाल में रुक जाए। जैसा कि हमने इसके बारे में सुन रखा था अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में, उस हिसाब से ये ऐसी लड़की ही थी, गुस्सैल, जिद्दी, बिगैल और बदतमीज।
लेकिन इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये तो कितने शांति से खड़ी है यहाँ पे, बिल्कुल किसी क्यूट फेरी की तरह। ये सब मिहिर अपने मन में बोल रहा था अमायरा को देखकर। तभी राजकुमार की नज़र उस मरून रंग की साड़ी वाली नौकरानी पर गई। उन्होंने उसे अपने आंखों के कोने से देखा जो अमायरा के पैरों के पास रेंग रही थी। जैसे ही राजकुमार ने ये देखा उनकी आंखों में घिन साफ नजर आने लगी। उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अंडस को बाहर फेंक दो इसे। राजकुमार लेफ्ट और राइट साइड खड़े दोनों गार्ड्स तुरंत कमरे में एंटर करते हैं, जिससे रूम में प्रेजेंट सभी का हाल ऑलरेडी खराब। आरुष की आवाज सुनकर ऊपर से इन डरावने खूंखार गार्ड्स को देखकर तो सब कांपने लगे। सबका हाल और भी ज्यादा खराब हो गया सिवाय अमायरा को छोड़कर। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उन गार्ड्स की ओर घूर के देखने लगी। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। है भगवान, ये किस जन्म की सजा दिए जा रहे हो आप मुझे? मैंने आखिर बिगड़ा क्या है आपका? अब मुझे इन मेड और गार्ड के आगे भी जलील कराएगा ये पत्थर दिल आदमी। जब देखो तब फेंक दूंगा। फेंक दो, लगे रहता है मैं कोई इसका टॉय हूँ क्या? जब मन चाहा तब उठा के फेंक दो। नहीं, ये पत्थर दिल तो बिल्कुल नहीं है, ये तो चट्टान दिल राक्षस है। सही कहा है किसी ने, शक्ल अच्छी होने से इंसान सा दिल अच्छा नहीं होता। अपने ठीक ठाक से मुंह पे इसे कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं हो गया है? अमायरा कहीं ऐसा तो नहीं इसे तेरे दहेज के पैसे के बारे में पता चल गया है और ये उसे तुझसे छीनने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहा है? शादी से ही, ताकि ये मुझसे शादी करके मेरे सारे पैसे हड़प सके। पर यार ये खुद तो इतना अमीर है, इसे मेरे पैसे की क्या जरूरत? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। लालच, लालच हो सकता है। लालच किसी भी इंसान को बुरा से बुरा काम करने पे मजबूर कर देता है। पर मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे पैसे लेता है ये लालची काले चट्टान दिल वाला राक्षस। वाह अमायरा, क्या मस्त नाम दिया तूने। तुझे नहीं लगता कि जब से तू इस आदमी से मिली, नहीं शादी की है, तब से तू कुछ ज्यादा ही अच्छे नाम रखने लगी है? वाह अमायरा, अरे तू ये सब फुर्सत में सोच लेना और खुद की तारीफ कर लेना। साथ तू लोगों का नाम रखने का बिजनेस स्टार्ट कर लेना सोने दहेज के पैसे से। पर अभी जो खुद की इज्जत पे आंच आई है उसे हटने का सोचिएगा तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। क्या करूँ, बचा लो भगवान जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आगे से नो मो गड़बड़ पक्का। इतना बोलकर वो डर से या कहे शर्म से अपनी मुठियां और आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपने हाथ काटने लगती है। अमायरा तू चिंता मत कर, अब इन लोगों ने तुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तू इन्हें अपनी हिल से इतना पिटना जिससे इन्हें नानी दादी सब याद आ जाए और उनका भरता कीमा कचुम्बर सब बन जाए। इन पर बजरंग बली की जय बोलकर हमला कर देना, फिर आगे जो होगा वो संभल लेंगे, क्योंकि जय जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। हम बेचारी अमायरा खुद को हिम्मत दे रही थी ये सब बोलते हुए। इस समय जब सभी का ध्यान उन गार्ड्स पर था वही राजकुमार का पूरा ध्यान आंखें बंद की हुई अमायरा पे था, जिसका चेहरा इस लाल हो चुका था शर्म से कि कहीं सबके सामने उसकी इंसल्ट न हो जाए। पर आरुष को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस अमायरा की खूबसूरती में खोए हुए थे। जहां अमायरा का ध्यान खुद को बचाने में, राजकुमार का ध्यान अमायरा की क्यूटनेस में, तो वही मिहिर जी का सारा ध्यान राजकुमार पर था। अच्छा भाई, मतलब तुम्हारे भी दिल में चिंगारी उठी गई है कहीं ना कहीं, बस हवा देना बाकी है। चलो तो वो हम कर देंगे। वैसे तुम जैसे इंसान के लिए ये करना बड़ी मुश्किल बात है, पर हम भी कोई कम नहीं। मिहिर दरवाजे के बाहर दीवार से टेक लगाए खड़े होकर अपने एक को क्रॉस किए और हाथों को फोल्ड करके खड़े हुए शैतानी मुस्कान के साथ मन में बोलता है। तभी अमायरा को एहसास हुआ कि इसके पास से कोई गुजरा है। उसने चेक करने के लिए अपनी दाएं आंख हल्की सी खोली। अरे ये तो गायब हो गए। फिर दोनों आंखें खोलते ही खुश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया वो गार्ड्स उस मरून साड़ी वाली मेड को घसीटते हुए ले जा रहे थे। अमायरा की इस क्यूट एंड इनोसेंट हरकत को राजकुमार ने देख कर लिया, जो उसे काफी देर से बस अपलक देके ही जा रहे थे। ये देखकर उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई जो सेकंड से भी कम टाइम में आकर चली भी गई। कलजूस मिहिर के अलावा किसी ने नोटिस नहीं किया। राजकुमार, राजकुमार, बड़ी मिस सुनिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आप तो कितने दयालु है, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो मुझे। मेड चीखने चिल्लाने लगे। मुंह बंद, राजकुमार चिल्लाकर कोल्डनेस से कहा। उन्हें इस सुंदर मैन पे जरा सी भी दया नहीं आई और ना ही उन गार्ड्स को आई। अब वो गार्ड्स उसे और भी बेरहमी से घसीटते हुए ले जाने लगे। लग रहा था इसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि चिथड़े को घसीट रहे हो। अमायरा अब तक शॉक मुंह खोले बस देखे जा रही थी। ओह माय माता, ये गार्ड्स इस मेड के लिए आ रहे थे। इसका मतलब मैं बच गई, मैं बच गई, हाँ मैं बच गई। वो खुशी से मन ही मन तालियां बजाने लगी। तभी इन गार्ड्स ने उस मेड को तेज आवाज के साथ जमीन पर फेंक दिया, जिससे अमायरा के साथ साथ वो तीनों मैच जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी वो सब चौंक गए। मगर ये हार्टलेस और एक्सप्रेशंस लेस कोल्ड इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे के वैसे ही बैठा रहा। ये तक कि इस मेड इतनी बेरहमी से पट के जाने के बाद उस पर कोई असर नहीं हुआ। होता भी कैसे? अगर ये इतना निर्दयी ना होता तो इतनी कम उम्र इतना सक्सेसफुल कैसे होता? कहाँ से इसके इतने सारे दुश्मन होते? आखिर कैसे ये माफिया किंग या अंडरवर्ल्ड का किंग कहलाता? ये इसी के कारण था। वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस निक्कमी घटिया मेड के साथ यही होना चाहिए था। आखिर में मेरे पति परमेश्वर ने मेरा बदला इस मेड से ले ही लिया। हाय कितने स्वीट हो आप पति देव, मजा ही आ गया कसम से इसकी ऐसी हालत देखकर तो।
अमायरा मन ही मन उस मेड को कोसते हुए राजकुमार की तारीफ कर रही थी। वो मेड छिटक कर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद राजकुमार ने कहा अंडरस्को गेट आउट, जिसे सुनकर वो तीनों मैड्स बिना लेफ्ट राइट देखे डर से कैपते हुए बाहर भाग गई। इसके बाद राजकुमार एक नज़र मिहिर को देखा तो उसने अपना सिर हिला दिया और उनकी व्हीलचेयर कमरे में ले आया। ऑब्रू, तू भाभी जी से मस्त आराम से बात कर ले फुल प्रिवेसी के साथ। अब मैं चला। वैसे तो तेरे लिए मुझे प्राइवेसी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये बात भाभी जी की है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि वो क्या है ना, मैं कबाब में हड्डी और फूल और भौरे के बीच कांटा नहीं बनना चाहता। सो बी भाभी जी, टेक केयर, बिकॉज आप अभी नई नई है और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है इस आरू से। इतना बोलकर मिहिर अमायरा की ओर देखकर अपने चमकते हुए दांत दिखने लगा। वो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह बोले ही जा रहा था। आरुष का पारा भी हाई हो गया। उन्होंने चिढ़कर गुस्से से भड़कते हुए कहा अंडरस्को बकवास बंद करो तुम अपनी मिहिर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस लड़की से कुछ ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हो? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लगता है तुम रॉबिन के बारे में भूल गए हो। चिल ब्रो, तू इतना भड़क क्यों रहा है? मैं तो तेरा इंट्रो दे रहा था बस भाभी जी को। उसमें इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी। उसने मुंह लटका कर मासूम बनते हुए कहा शट अप यू इडियट, मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है, इसलिए तुम दफा हो जाओ ये से अभी के अभी। ओ हो रहा नहीं जाता। हम विंकिंग फेस, उसने आईब्रोज उचकाते हुए अपनी एक आंख मारकर कहा। तुम जा रहे हो या मैं? अब तक आरुष गुस्से से लाल हो चुके थे और दांत पीसते हुए बोल रहे थे मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बोलकर भाग मिल्खा भाग की तरह भाग गया। साथ ही जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गया। अमायरा उसे जाते देखकर अपना सिर खुजाते हुए अजीब सा हंस रही थी। अब मैं क्या ही बताऊं, इसने थोड़ा एंटरटेन किया उसके लिए हंसू या उससे ज्यादा जो मेरा भेजा फ्राई किया उसके लिए गलियां दूं। जाने दो, फिलहाल मेरा मूड अच्छा है तो कहीं इसे खराब नहीं होने दूंगी किसी भी चीज से। तभी अमायरा ने ध्यान दिया इस शांत कमरे पर जाता है जहां उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। है भगवान, इस जल्लाद के दिमाग में क्या चल रहा है? इसने सभी को बाहर क्यों भेज दिया? कहीं ये अकेले में मुझे दहेज मिली चीजों को लूटना तो नहीं चाहते? हम हैं तो एक नंबर का चट्टान दिल आदमी। हाँ, वो बात अलग है कि ये शक्ल से अच्छा खासा शरीफ और सीधा साधा दिखता है, पर शक्ल से अच्छा होना ये तो नहीं दिल से भी अच्छा हो। मैं भी अमायरा सब समझती हूँ कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आफ्टर ऑल मैं भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुकी हूँ। हन। अमायरा ये सब अपने मन में बोल रही थी। राजकुमार को अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए देख रही थी और लास्ट में अपनी तारीफ करके एक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स के साथ बालों को एक उंगली से घुमाते हुए देखने लगी। वैसे भी ये तो व्हील चेयर पर बैठे हैं और मैं खड़ी हूँ। कुछ हुआ तो मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, इनसे पहले ही भाग जाऊंगी। ये पागल लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर जा रही है कब से? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? वैसे ही इसका दिमाग कुछ ठीक नहीं चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी कर देती है। राजकुमार अमायरा के ऐसे देखने से काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तभी अमायरा कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उन्होंने अपना सिर झटका और अमायरा की ओर देखकर कहा अंडरस्को बैठो। जब अमायरा ने सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने कहा अंडरस्को हैन। आई सेड बैठ जाओ, राजकुमार ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अमायरा तुरंत जाकर उनके सामने बैठ गई। उसने उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं की। फिर अमायरा ने एक गहरी सांस ली और मन में बोली अंडरस्को क्या आदमी है ये? इसकी आवाज़ तो इतनी अच्छी है पर बोलने तरीका ऐसा है कि दिल धड़क के बाहर आने को हो जाता है डर के मारे। बिल्कुल दबंग टाइप। वो अपने सीने पे हाथ रख के बोली मन में। अमायरा की नज़रें अनजाने में ही राजकुमार की नज़रों से मिलती है और वो सीधी बैठ जाती है। उसे अपने आप में ही काफ़ी दबाव महसूस कर रही थी राजकुमार की प्रेजेंस से। राजकुमार ने अमायरा के अजीब से बिहेवियर को इग्नोर कर दिया और बोले अंडरस्को तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्या ये सही है? उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा। वैसे तो उनका इस बारे में बात करने का कोई मूड नहीं था मगर बात शुरू करने के लिए उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया था। लेकिन हमारी अमायरा, उसे तो इतना सुनते ही रीढ़ की हड्डी तक कपकपाहट महसूस होने लगी। है भगवान, मैं इसका क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं इसे कि जिसमें कोशिश की थी वो तो सच में आपको प्यारी हो गई, मैं तो कोई और ही उसकी बॉडी में। कहीं ये मुझे मार ना दे गुस्से में आकर। क्या करूं क्या करूं? वो अपने हाथों को मसलते हुए सोचने लगी। वैसे भी इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर कोई साधु आदमी भी होता तो उसे भी बुरा लगता कि उसकी पत्नी उससे शादी करने की बजाय मर जाना पसंद करती है। फिर ये तो बेचारा वैसे भी चट्टान दिल इंसान है, इसे तो और भी फर्क पड़ता होगा। अरे अरे एक मिनट, ये तो चट्टान दिल आदमी है तो इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। पर नहीं, यहाँ तो केस उल्टा है। पति देव को फर्क पड़ रहा है, मतलब इसमें कुछ तो इमोशंस हैं, वरना इसे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। खैर अमायरा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, राजकुमार ने कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, लगता है आपको गलत फहमी हुई है, उसने हकलाते हुए और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा। अच्छा सच में? राजकुमार ने अपनी उंगली व्हीलचेयर पे थपथपाते हुए और अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा। अरे अमायरा, ये तो इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं, वैसे ही इतने शार्प माइंड इंसान है, बिना सॉलिड रीजन के इन पे जू तक नहीं रेगेगी।
वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। आइडिया बल्ब, देखिए राजकुमार, ये सब तो बस एक ड्रामा था जो मैंने 3 दिन पहले स्टार्ट किया था। मैंने तो ये सब सिर्फ अपनी स्टेप मदर से दहेज लेने के लिए किया था, क्योंकि जो भी दहेज मुझे मिला अब इन पर मेरे अलावा किसी और का हक तो होगा नहीं, और ये मेरा पर्सनल बैंक बैलेंस है जो मुझे फ्यूचर में काम देगा। अब आपको क्या बताऊं मेरे साथ उस घर में कितने जुल्म होते हैं। मुझे घर का सारा काम कराया जाता है और कोई कहना भी नहीं देता ढंग से, ऊपर से मुंह मेरी माँ ने जहर देने को कोशिश भी को थी। और तो और वो मेरी सौतेली माँ है, उसने मासूमियत से कहा। ओह अच्छा, राजकुमार ने अपनी एक्सप्रेशन लेस आंखों से देखते हुए कहा। आखिर ये सोचा क्या रहे हैं जो मुझे ऐसे देख रहे हैं? कहीं इनके दिमाग में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है? अरे अमायरा, ये जल्लाद तेरे दहेज में हिस्सा तो नहीं मांगने वाला? नहीं भगवान, ऐसा ना हो, मेरी इकलौती अमानत मेरे पैसे है, और आप पता है कि मैं पैसे से कितना प्यार करती हूँ। ये मेरे पैसे ना मांगे, बस मैं बता दे रही हूँ। हैन, लेकिन अमायरा, अगर उसने तेरा झूठ पकड़ लिया तो, और मरवा दिया तो झूठ बोलने के लिए, इससे अच्छा तो यह है कि मैं इसे रिश्वत देकर अपनी टीम में कर लूँ। हम अमायरा, ये सही रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। अभी वो अपनी सोचे ही बिजी थी कि तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब उसने नजरें उठाकर देखा तो पाया ऊपर से छत की ईंटें नीचे गिर रही है, जहां से एक काले कपड़े पहना आदमी नीचे कूदा। वो इसे देखकर इतना शॉक्ड हो गई कि होनी पल के झपकाना तक भूल गई। अमायरा बस एक उस आदमी को देखे ही जा रही थी। हे राम, ये क्या इंसान है, इतनी ऊंचाई से बिना किसी झिझक के कूद गया, वो भी इन ईंट के टुकड़ों पर बिना डरे। आ हमाल, हमला, जल्दी से राजकुमार को बचाओ, राजकुमार को मरने के लिए हत्यारे आए हैं। गार्ड्स बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर खड़ी अमायरा बस शॉक्ड खड़ी उस किलर के हाथों में गन को देख रही थी। क्या अब फिर से नहीं? अभी अभी तो मैंने अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढा था, अब फिर से नहीं? क्या मुसीबत है यार, लोगों को तो खाने पीने के लाले पड़ते हैं, ये तो जीने के ही लाले पड़े हैं। मम्मे, क्राइंग कैट फेस अमायरा का ये सब देखकर तो गला फाड़ के रोने का मन कर रहा था। प्रोफेशनल किलर्स और रक्षा करो मेरे पति परमेश्वर की, भगवान जी। आप लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, साथ हाई लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ग्रिन तारांकन, प्रोफेशनल किलर्स और रक्षा करो मेरे पति परमेश्वर की, भगवान जी। तारांकन तारांकन, अब तक हमला, जल्दी से राजकुमार को बचाओ, राजकुमार को मरने के लिए हत्यारे आए हैं। गार्ड्स बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर खड़ी अमायरा बस शॉक्ड खड़ी उस किलर के हाथों में गन को देख रही थी। क्या अब फिर से नहीं? अभी अभी तो मैंने अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढा था, अब फिर से नहीं? क्या मुसीबत है यार, लोगों को तो खाने पीने के लाले पड़ते हैं, ये तो जीने के ही लाले पड़े हैं। मम्मे, क्राइंग कैट फेस अमायरा का ये सब देखकर तो गला फाड़ के रोने का मन कर रहा था। अब आगे, जब अमायरा ने राजकुमार की ओर देखा तो पाया वो अपनी जगह पे शांति से बैठे थे, बिल्कुल पहले की तरह। उनका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और सख्त था, उनकी उंगलियां भी काफी सख्त हो गई थी, मगर उन्होंने एक भी शब्द कहा नहीं। ये क्या आदमी है, ऐसी सिचुएशन में इतना शांत कैसे बैठ सकता है? तभी कमरे का दरवाजा एक तेज धमाके के साथ खुला, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल उल्ट जो इंसान कमरे के अंदर आया वो राजकुमार का बॉडीगार्ड तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल किलर था, जिसने ब्लैक मास्क से अपना फेस कवर किया था। उसने बिना किसी लग लपेट के अपनी गन राजकुमार की ओर पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्कोर राजकुमार, अब मरने का समय आ गया है, तैयार हो जाए। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ये नकाबपोश हत्यारा आसानी से रूम में एंटर कर गया था, और बाहर राजकुमार के गार्ड्स ढेर सारे इसी तरह के प्रोफेशनल किलर से घिरे हुए थे। इस रूम में केवल अमायरा और राजकुमार ही थे, जिनके सामने 2 गार्ड्स खुद थे उन्हें मारने के लिए। राजकुमार ने जैसे ही इस किलर की आवाज सुनी वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का बटन प्रेस किया, जिससे वो आगे बढ़ी और उन्होंने एक खंजर अपने पैरों के पास से निकली और अपने पीछे के कमर के पास से गन निकली। उनके एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में एक गन थी। वो कितना फास्ट मूव है हस्बैंड जी का, मायरा ने राजकुमार स्पीड देखकर मन में सोचा। उस ब्लैक मास्क वाले किलर की गन राजकुमार पर पॉइंट कर दी, जिससे अमायरा की जान इसके हलक में ही एकटक गई, और वो सोचने लगी कि वो राजकुमार की हेल्प कैसे करे। ओएमजी, में क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने नेल्स को दांतों से काटते हुए सोचने लगी। उस मास्क वाले इंसान ने राजकुमार पर गोली चला दी, जिसे देख अमायरा दंग रह गई, मगर उसकी सोच से ज्यादा तेज राजकुमार के एक्शन थे। जब तक वो सोच ही रही थी कि तब तक उन्होंने अपनी व्हीलचेयर घुमाई और गोली चलने से पहले ही साइड हो गए। इतने में ही राजकुमार ने उसके ऊपर निशाना लगाया, जिससे वो मास्क वाला इंसान नीचे झुक गया, लेकिन इसके बावजूद राजकुमार का निशाना इतना परफेक्ट था कि वो बुलेट सीधा उसके दाहिने हाथ पर जाकर लगी और वो गन उसके हाथों से छूट गई। तब तक राजकुमार ने उस पर एक और गोली चला दी। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोली सीधा उसके बाएं पैर पर लग गई और वो नीचे गिर गया। दूसरी ओर से जब दूसरे मास्क वाले इंसान ने राजकुमार पर गन चलाई, जिससे बचने के लिए राजकुमार एक बार फिर से साइड, और बहुत आसानी से वो इस हमले से बच गए, जैसे उन्हें पता हो कि ऐसा होने वाला था। अगर जरा सी भी गलती होती तो वो गोली सीधा राजकुमार के सिर में लगती, क्योंकि ये गोली उनके कनपटी को छूकर निकली थी। यहाँ उस जमीन पर गिरे किलर ने अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला, जिसमें ब्लू कलर का लिक्विड था। वो रेंगते हुए राजकुमार के पैरों के पास तक आ गया था।
जब राजकुमार ने गोली से बचने के लिए साइड हो रहे थे, तब उन्होंने इसे अपने पास आते देख लिया था, जिससे वो जैसे ही उन्होंने गोली से अपना बचाव किया तुरंत ही एक टैप के साथ अपनी व्हीलचेयर घुमाए और झुककर एक जोरदार वार अपनी खंजर से उसकी पीठ पर किया। अमायरा तो देखती ही रह गई थी कि कैसे एक व्हीलचेयर पर बैठा पैरालाइज्ड इंसान दो प्रोफेशनल किलर्स से अकेले लड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो इन पर भारी भी पड़ रहा था। हालांकि ये किलर्स भी कोई काम नहीं थे, गोलियां और खंजर लगने के बावजूद भी लड़ने से पीछे नहीं हट रहे थे। एक तरफ तो ये 2 प्रोफेशनल किलर्स थे तो दूसरी तरफ एडवर्स सिचुएशन पड़े राजकुमार। अमायरा भले ही पिछले जीवन में एक ट्रेन्ड एब ऑफिसर रह चुकी थी, फिर भी अब वो किसी भी तरह के रिस्क लेने से घबरा रही थी, क्योंकि वो मरने से डरती थी। लकीली राजकुमार जो व्हील चेयर पर बैठे थे और एडवर्स सिचुएशन में है, वो इन प्रोफेशनल किलर्स को अच्छे से मजा चखा रहे थे। बहुत अच्छे हस्बैंड जी, ऐसे ही लगे रहिए। अमायरा जो राजकुमार के पीछे ही थी वो सिटी मारते हुए हल्के से चिल्लाई, जिससे राजकुमार का चेहरा और भी ठंडा और सख्त ही गया। ये बेवकूफ़ लड़की इसे कब अक्ल आएगी, ऐसी सिचुएशन में इसे ये सब सूझ रहा है। राजकुमार दांत पिसते हुए बुदबुदाए, इनसे तो हस्बैंड ही निपट लेंगे, भगवान इनकी रक्षा करना, वरना मेरा क्या होगा। अमायरा को राजकुमार की चिंता हो रही थी, क्योंकि कुछ भी हो पर राजकुमार थे तो व्हीलचेयर पर ही, और अकेले उन दोनों से लड़ रहे थे। अमायरा को इनकी चिंता इसलिए नहीं थी कि वो उनके पति थे, बल्कि इसलिए थी कि अगर राजकुमार को कुछ हुआ तो वो भी नहीं बचेगी। अगर हस्बैंड जी को कुछ भी होता है तो ये सारे उनकी धर्मपत्नी पर जो इकलौती मैं हूं पर ही हमला बोल देंगे। नहीं भगवान, कुछ भी हो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। रक्षा करो मेरे पति परमेश्वर की, भगवान जी, इन्हें इस बैटल में जितवाना आप। अगर राजकुमार जीते तो मेरे जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अमायरा दिल ही दिल में यही प्रेयर कर रही थी, मुझे पूरी तरह से राजकुमार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर हस्बैंड जी कब तक इन लोगों से अकेले लड़ते रहेंगे, कम से कम मैं खुद की सेफ्टी के लिए तो रेडी रहूं। अमायरा ने ये सब अपने मन में सोचा और कुछ फैसला लिया। जब किसी का ध्यान अमायरा पर नहीं था, तब वो आहिस्ता से राजकुमार के पीछे से उठी और चुपके से अपने कपड़े लिए और सबसे बचते बचाते हुए चेंज करने के लिए बगल के रूम में चली गई। अब उसने जल्दी से कपड़े बदले, उसने एक ब्लैक हुडी विद ब्लैक जीन्स पहने लिया और अपने लंबे घने बालों का ऊंचा बन बना लिया, पैरों में शूज पहन लिए, जिससे अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने और इन किलर से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। ये तक कि उसने मंगलसूत्र को छोड़कर सारी ज्वेलरी भी निकाल दी थी। हाथों में चूड़े के बजाय 2 चूड़ियां ही पहनी हुई थी, जिससे उसे लड़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसने पूरे रूम में चारों तरफ घूमकर देखा, यहाँ कुछ ऐसा दिख जाए जिससे मुझे लड़ने में हेल्प हो। पर ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी उसकी नज़र 2 चमकती हुई शाही तलवारों पर जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, ये सही रहेगा, यहाँ 2 तलवारें हैं। राजकुमार भी मार्शल आर्ट्स जानते हैं और मैंने भी ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा बहुत सीखा है। मार्शल आर्ट्स और फेंसिंग तो काम हो जाएगा। वही पास ने कटार रखी हुई थी, लगता है कटार भगवान ने मुझे एक पे एक फ्री दिया है, बोलकर वो कटार उठा ली और अपने पैर में शूज के पास रख लिया। उसने वो दोनों तलवारें अपने एक हाथ में लेकर उन्हें अपने पीछे छुपा लिया। अब अमायरा धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकलती है, जहां रास्ते कई सारी लाशें उसे आसपास पड़ी हुई मिलती हैं, जिनमें से कुछ राजकुमार के गार्ड्स भी थे। तभी अमायरा की नज़र पास पड़ी पिस्टल पे पड़ती है, जो गार्ड के पास से पड़ी हुई थी। पता नहीं इसमें बुलेट भी होगी या नहीं, वो बड़बड़ाते हुए मन में सोचती है। फिर वो झुककर उस पिस्टल को उठा लेती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, अगर इसके पास पिस्टल पड़ी है, इसका मतलब दूसरे गार्ड्स के पास भी होगी। यह आसपास भी कोई दिख नहीं रहा है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। मगर उनमें भी गोली नहीं हुई तो देखती हूँ, किसी न किसी में तो होगी। मैं सभी में गोली निकलकर एक ही हूँ में ट्रांसफर कर लूंगी और इन गार्ड्स के पास भी तो चेक करती हूँ, शायद किसी के पास तो बुलेट्स भी मिल जाए। इतना सोचकर अमायरा अपने काम पर लग जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद वो 2 गन्स में सारी बुलेट डाल लेती है। अब वो जैसे ही उठने को हुई उसी समय किसी ने उसके माथे पर गन तान दी। हिलना बिल्कुल भी मत, अगर जरा सा भी हिली तो सारी की सारी गोलियां तेरे भजे में खाली कर दूंगा। अब अमायरा अच्छा खासा डर चुकी थी और पूरी पसीने से भीग चुकी थी। है भगवान, अब क्या करूं, आपने तो बड़े वाले संकट में डाल दिया है। वो अपनी नज़र उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। वो थूक निगलते हुए बस अपने दिमाग घोड़ों को दौड़ा ही रही थी कि तभी वो आदमी अपनी गन लोड करता है। और क्या हुआ आगे, अमायरा पर गोली चली। क्या राजकुमार बच गए? आखिर ये हमला किसने कराया और मिहिर कहाँ है? मैं राजकुमार के लिए इंसुले की तरह हूँ। आप लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, साथ हाई लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ग्रिन अब तक है भगवान, अब क्या करूँ, आपने तो बड़े वाले संकट में डाल दिया है। वो अपनी नज़र उठाकर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। उस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। वो थूक निगलते हुए बस अपने दिमाग घोड़ों को दौड़ा ही रही थी कि तभी वो आदमी अपनी गन लोड करता है और अब आगे। और वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी वहां पड़े एक गार्ड में मूवमेंट होता है, जिस कारण से अमायरा पर गन लोड किए हुए इंसान का ध्यान उस पर चला जाता है। मौका पाकर अमायरा थोड़ा पीछे झुकती है और अपने राइट लेग से इसके पैरों पर घुमाकर घोर से लात मारती हैं,
जिससे वो मास्क वाला आदमी तुरंत जमीन पर गिर जाता सिर के बल और जोर से चीखता है, मगर मास्क लगे होने से उसकी आवाज दब जाती है, जिससे दूसरे किलर्स को पता नहीं चल पाया और उस एरिया कोई था भी नहीं, जिससे अमायरा को कोई खतरा नहीं होता। अमायरा बिना एक भी पल गवाए अपने पैर के पास से वो खंजर निकलती है जो उसने कपड़े चेंज करते वक्त रखा था और सीधा उस इंसान के सीने में घुसा देती है। वो इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने 2-3 बार उसके सीने पर वार किया और आखिरी बार उस खंजर को उसके सीने में घुमाते हुए डेविल स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को अमायरा सहाय नाम है मेरा, अपनी जान और पैसे सबसे ज्यादा प्यार है मुझे इस दुनिया में। उसके मुंह पे खून के छोटे पड़े थे जिसे वो और भी खतरनाक लग रही थी। वो मास्क वाला इंसान उसी वक्त मर गया था। अमायरा ने जल्दी से उसी के कपड़ों से खंजर पर लगा खून साफ किए और पास ही पड़ी दोनों गन्स को अपनी कमर के पास रख लिया। तलवारें जो उसने गन में बुलेट भरते टाइम नीचे रख दी उसने वापस अपने एक हाथ में दोनों को ले लिया और हाथ पीठ के पीछे लगा लिया जैसे वो इसे छिपाना चाहती थी। असल में वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका मोटिव बस खुद की जान बचाना था। अमायरा वापस राजकुमार के रूम के पास पहुंचने हो वाली थी कि तभी एक और मास्क वाला किलर उसके आगे आ गया, पर इस बार इसके पास कोई हथियार नहीं था। अमायरा गुस्से में तो पहले से थी। जैसे ही ये इंसान इसके आगे आया, उसने सीधा उसके पैरों के बीच में जोरदार किक मारी, जिससे वो कुछ कदम लखड़ाते हुए पीछे हट गया और अपने पैरों के बीच पकड़ लिया। अमायरा ने जल्दी से कमर के पास से गन निकालकर उसे शूट कर दिया। चलो 2 लोगों को तो निपटा ही दिया है मैंने। वेल डन अमायरा सहाय, उसने खुद को शाबाशी दी। फिर वो आगे बोली, अंडरस्को अब अंदर का क्या हाल चाल है वो भी देखते हैं। बोलकर वो छिपते छिपाते हुए रूम में एंटर करती है और सभी की नजरों से बचते हुए एक दीवार की कोने में छुप जाती हैं, जहां से वो कमरे के अंदर और बाहर हो रही सभी चीजों को आसानी से साफ साफ देख सकती थी। वाह, राजकुमार ने तो उन दोनों को मार गिराया, लेकिन ये क्या, और 2 लोग फिर आ गए उनसे लड़ने। पर मैं यहाँ रहूंगी तो ये लोग कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। क्या पता राजकुमार मुझे बचाए भी या नहीं। वैसे भी जिस तरह का बिहेवियर रहा है उनका मेरे साथ, मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते। अगर ऐसा नहीं होता तो वो शादी के शुभ मुहूर्त में आने से देरी नहीं करते। ऊपर से जब उन्होंने शादी की भी तो वो भी पेपर्स पर। उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया इस काली पालकी में आने को। भला ऐसा भी कहीं होता है? कोई दुल्हन काली पालकी में आती है क्या कभी? कितना अशुभ माना जाता है ये। ऊपर से इनका दिल इतने पर नहीं भरा। जब आधे रास्ते में बाहर बुलाया भी अपने पास तो बस नाम का सिंदूर आपने माथे पर लगे सिंदूर को टच करते हुए और ये मंगलसूत्र पहना दिया। पहुंचने के बाद गाड़ी में भी अकेला छोड़ दिया नौकरों के साथ आने को। उनका ऐसा करना लाजमी था, जो मैं समझ सकती हूँ। पहले मैं यानी ओना अमायरा उनके भतीजे की मंगेतर थी, लेकिन अब युवराज किसी और लड़की से शादी कर रहे थे, तो उनकी छोड़ी गई लड़की से इन्हें शादी करनी पड़ी। वो बात अलग है कि इस बारे में सिर्फ हमारी फैमिलीज को ही पता है। इन सब से साफ पता चलता है कि राजा ने सिर्फ राजकुमार को ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब किया है। अगर आज राजकुमार की ये हालत नहीं होती, वो पैरालाइज नहीं होती, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसे ही किसी भी लड़की से राजकुमार की शादी करने को मजबूर कर देते। बेशक राजा उसे अपमानित करके ये एहसास कराना चाहते थे कि बिजनेस किंग और अंडरवर्ल्ड में मौत का देवता कहा जाने वाला ये राजकुमार आरुष सिंह राजावत खुद बाघ के पंजे में पूरी तरह फंसा हुआ है और ये बाघ कोई और नहीं बल्कि खुद राजा कृष्ण सिंह राजावत है। इन सभी चीजों के होने के बाद भी राजकुमार ने मेरे साथ उतना बुरा भी नहीं किया है जितना कि खुद उनके साथ हुआ है। काम से कम उन्होंने मुझे जान से तो नहीं मारा है। अमायरा को इस वक्त खुद से ज्यादा राजकुमार के लिए अफसोस और बुरा लग रहा था। वो अच्छे से समझ रही थी कि उसके उनके सामने आने पर राजकुमार को बार बार बेइज्जती ही महसूस होती, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजकुमार का ही हाथ होना अमायरा की मौत के पीछे। लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है जो मैं बिना फालतू में इन सब की लड़ाई में पिस रही हूँ। ऑलरेडी मुझे जहर मिला हुआ शरीर मिला। अगर मेरे पास सीक्रेट मेडिसिन ना होती तो मैं वैसे भी मरने ही वाली थी, और अब मैं बिना फालतू में इनकी लड़ाइयों में फंस गई हूँ। ऊपर से वो बेवकूफ़ अमायरा, उसने अलग ही रायता फैला रखा है। ऐसी लड़की थी कि उसे कोई पसंद नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी बेवकूफ़ी और सौतेली माँ के कारण। कहा मैं शुक्र मना रही थी कि मुझे नया जीवन मिला है, चैन से जीऊंगी, मगर यहाँ भी मुझ चैन है। मैं चाहते हुए भी इन सभी चीज़ों को टाल नहीं सकती। अब अमायरा केवल राजकुमार के गार्डा के आने का इंतजार कर थी। राजकुमार के सभी गार्ड्स काफ़ी प्रोफेशनल थे, जिससे वो अभी तक वो उन किलर्स से लड़ पा रहे थे, क्योंकि ये किलर्स भी काम तैयारी के साथ नहीं आए थे। हर एक किलर के पास जहर थे, किसी के इंजेक्शन तो किसी के गन में, जैसे अलग अलग तरीके से इन्होंने जहर रखा हुआ था। इनका मोटिव थे कि इस हवेली प्रेजेंट एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए, जिससे राजकुमार के गार्ड्स पर प्रेशर बढ़ रहा था। सभी एक एक करके गिरते जा रहे थे, जिसे देखकर अनारा को भी काफ़ी चिंता हो रही थी। है भगवान, क्या ही रहा है। मुझे पता है अपने फर्ज के हिसाब से मुझे भी लड़ना चाहिए और हो सके उतना राजकुमार की मदद करनी चाहिए। पर इतना बोलते ही वो निराश हो जाती हैं। अमायरा अच्छे से समझ रही थी कि इस वक्त उसे ऐसे छिपकर नहीं रहना चाहिए। वो सक्षम थी इनसे लड़ने में, जिस कारण से उसे लड़ाई में भाग लेकर राजकुमार की हेल्प करनी चाहिए, पर उसकी कुछ मजबूरी थी जिसे वो ऐसा नहीं कर रही थी। एडवांस एंड मैजिकल सीक्रेट मेडिकल सिस्टम लाइक मेडिसिन। आप लोग अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, साथ हाई लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। ग्रीन इंट्रो ऑफ AMAYRA।
अमायरा सहाय जो बंगलुरु की रहने वाली अनाथ लड़की थी, वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर थी अपने पहले जीवन में। इस साथ ही वो सीक्रेटली एक ऑफिसर भी हैं, जिसका एक सीक्रेट मिशन के दौरान जो सीबीआई ने उसे दिया था उसे पूरा करने के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि उसका मिशन काफी आसान था, जिसने उसे सिर्फ नजर रखना था, मगर खतरनाक लोगों के बीच में रहने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसका रिबर्थ हुआ अमायरा सहाय नाम की ही दूसरी लड़की की बॉडी में, जो उदयपुर की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसने सुसाइड कर लिया था एक पैरालाइज्ड आदमी से शादी ना करने के लिए। अमायरा की बायोलॉजिकल मदर तभी मर गई थी जब वो 3 साल की थी। इसके बाद उसके डैड ने उसकी मासी से शादी कर ली, जो ऊपरी तौर पर बहुत अच्छी माँ है, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि अंदर ही अंदर वो अमायरा को बर्बाद कर दे रही थी। उन्होंने उसे बिगड़ैल, जिद्दी और मुसीबतें पैदा करने वाली लड़की बना दिया था, जिससे उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। यही कारण था कि उसकी शादी उदयपुर के बड़े युवराज से फिक्स होने के बावजूद भी टूट गई। वो उनकी मंगेतर थी, तब भी उन्होंने उसे छोड़कर उसकी छोटी बहन को पसंद किया, जिसके बाद उसकी शादी पैरालाइज्ड राजकुमार से फिक्स कर दी गई और मजबूर किया गया इनसे शादी करने को। और तो और उसकी सौतेली माँ, उनका जी इन सब से नहीं भरा था। वो अपनी शादी से भाग ना सके, इसलिए उसे खाना भी बस दिन में एक बार देती थी, वो बस इतना ही जिससे वो जिंदा रह सके। हालांकि पहले वाली अमायरा इतनी डम थी कि उसको अपनी माँ की ये सारी चालाकियां समझ नहीं आती थी, जिस कारण से उसने सुसाइड कर लिया। जब उसी अमायरा की बॉडी में नई अमायरा आती है तो वो एक पल में सब समझ जाती है। उसे आते ही पता चलता है कि उसकी शादी फिजिकली चैलेंज इंसान से जबरदस्ती हो रही है, और ये सब उसकी सौतेली माँ बहन का किया धरा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसको काफी समय से स्लो चौरानिक पॉइजन दिया जा रहा है खाने में मिलाकर। और अब 3 दिन बाद उसकी शादी है, पर फिर वो चुप रहती है और सही समय आने का इंतजार करती है, क्योंकि उसे अभी भी काफी चीजें समझनी बाकी थी। और वो काफी वीक थी, क्योंकि पहले से ही उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती और जैसे ही सही समय आता है वो तुरंत एक्शन लेती है। और फिर वो अपनी सौतेली माँ को डरा धमका कर उनसे 10 करोड़ रुपए और 250 तोले गोल्ड की डिमांड करती है दहेज के रूप में। इसके साथ ही अमायरा इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने के बावजूद उसकी एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो पहले किसी भी चीज को देखकर जल्दी ही डर जाती है और पैनिक करती है। हाँ, वो बात अलग है कि सही समय पर वो बहादुरी से सामना भी करती है, जिससे वो काफी डम भी लगती है। और तो और उसे पैसे से काफी प्यार है, क्योंकि यही एक चीज थी जो उसकी पूरी लाइफ में उसके साथ थी और अपनी मेहनत से उसने हासिल किया था। इनके अलावा अनाथ होने के कारण उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी है सिवाय पैसों और अपनी स्किल्स के। इतना अकेला होने के कारण अमायरा खुद में ही रहती और खुद से ही या भगवान से बातें करती। इसलिए उसने रागिनी सहाय यानी अपनी सौतेली माँ से दहेज मांगा था। ऐसा नहीं था कि वो लालची है, बस ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो इस औरत को थोड़ा मजा चखाना चाहती थी। इसके बाद जैसे तैसे उसकी शादी हुई तो उसकी माँ ने उसका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा और अपनी पर्सनल मैच भेज दी उस पर नजर रखने के लिए। इन मेड से निपटने के बाद राजकुमार को हैंडल कर ही रही थी कि तभी ये हमला। अमायरा पहले से ही काफी वीक थी फिजिकली। जब से वो इस बॉडी में आई थी तब से उसने 1 या 2 बार ही खाना खाया था, वो भी हल्का और थोड़ा सा, क्योंकि एज अ डॉक्टर वो अच्छे से जानती हैं कि इतने दिनों से न खाने के बाद अगर को कुछ भी हैवी खाती पीती है तो नुकसान उसी का है। लेकिन अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो मेंटली भी काफी थक चुकी थी। वो राजकुमार की हेल्प करना तो चाहती थी, मगर अभी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इतने स्किल्ड लोगों के आगे लड़े। वो कुछ देर तक तो संभला लेती इन सबको, पर ज्यादा देर नहीं टिक पाती, जिससे हम उसी का होता या वो लोग उसे मार ही देते। इसलिए वो लड़ने के लिए रेडी तो पूरी तरह से थी, लेकिन जब तक खतरा सामने से न हो वो खुद को बचाकर रखना चाहती थी। साथ ही अमायरा अच्छे से जानती है कि राजकुमार को उसकी कोई परवाह नहीं ही, वो तो उससे इतनी नफरत करते हैं। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ती है तो वो उसे बचाने तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए उसने सोचा था कि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी तभी वो बाहर आएगी, क्योंकि उसके पास इस वक्त जितनी भी एनर्जी थी वो सिर्फ अपनी सीक्रेट मेडिसिन की ही थी, जिससे वो अब तक टिकी हुई थी। इसके साथ उसके न लड़ने का एक और सबसे बड़ा रीजन था उसका डॉक्टर होना। इन इतने सारे प्रोफेशनल किलर्स ने एक साथ सीधा राजकुमार के हवेली पर अटैक कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बेशक इसमें राजा का ही हाथ है। उनके लिए राजकुमार का व्हीलचेयर पर रहना काफी नहीं था क्या, जो अब इन लोगों को भेज दिया है। लगता है उन्हें तभी चैन मिलेगा जब राजकुमार मार जाएंगे। खैर, उनकी ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। अभी ही देख रही हूं मैं, वो अपनी ऐसी कंडीशन में है, उसके बावजूद भी अब तक 4 किलर्स को मार चुके हैं, और अब 4 लोगों से एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसे ही उन्हें किंग नहीं कहा जाता। इस वक्त वो अपनी स्किल्स का सिर्फ 20% यूज कर रहे हैं, तब भी वो इन लोगों पर हावी है, जबकि उनका लोअर बॉडी पार्ट कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं। वो ये सब राजकुमार को देखते हुए सोच रही थी। फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अगर राजकुमार ने मुझे अपना दुश्मन बना लिया तो इसका मतलब मुझे अब उनसे बचकर रहने की जरूरत है। मुझे अपनी चैन की नींद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये इंसान जिसे अपना दुश्मन बना ले या तो उसकी मौत तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, वरना उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना देता है। वो घबरा कर बड़बड़ाए। समय बीतने के साथ लड़ाई और भी गंभीर होती जा रही थी। जमीन पर लाशें फैलती जा रही थी, जिनमें वो किलर्स तो थे ही, पर ज्यादातर राजकुमार के गार्ड्स थे।
उसने देखा कि राजकुमार के सभी गार्ड्स अब कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो बाहर निकली लड़ने के लिए। इस वक्त जब सभी अपने लेने में बिजी थे, तभी अमायरा की नज़र एक मास्क वाले इंसान पर जाती है, जो राजकुमार की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि वो काफी दूर था, मगर अमायरा ने उसे देख लिया था, क्योंकि वो नकाबपोश उसी की तरफ आ रहा था। जिस दीवार के पीछे छिपी थी वो इंसान वहीं से होकर राजकुमार के पास जाने वाला था। अब बच्चू आओ मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। वो बड़बड़ाई है। वो आदमी कुछ ही दूर था अमायरा से कि तभी उसके ब्रेन को कुछ सिग्नल जाता है। आह, ये क्या हो रहा है? 5 मिनट्स रुक नहीं सकते थे क्या? इस मेडिसिन को भी अभी ही डोज देना था क्या? असल में जो सीक्रेट मेडिसिन उसके अंदर इंजेक्ट थी, वो इस वक्त ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुई थी, क्योंकि उसके दवाई लेने का टाइम हो गया था। साथ ही वो काफ़ी वीक भी थी, जिससे मेडिसिन एक्टिवेट होने पर उसे तेज दर्द फील होता है बॉडी में। लेकिन ये सारा काम 30 सेकेंड्स के अंदर ही खत्म ही जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि वो मास्क वाला उससे बस थोड़ा ही आगे निकल था, जिससे वो दौड़कर उसे खींचती है और दीवार से सटा देती है। वो आदमी उसे आंखें बड़ी करके देखता है और बोलता है, अंडरस्को ए लड़की, ये क्या कर रही है तू? यहाँ इतना सीरियस वॉर चल रहा है और तेरे को रोमांस सूझ रहा है। माना मैं हैंडसम है, पर तू भी थोड़ा सब्र कर, इस राजकुमार का काम खत्म करके तेरे से भी मिल लूंगा मैं। अमायरा उसकी बात सुनकर चिढ़कर बोलती है, अंडरस्को मुंह बंद कर अपना, वरना मैं तुझे। वो उतना ही बोल पाई थी कि तभी वो इंसान फिर से बोलता है, देख लड़की, मैं किस विस के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे को मेरा काम करने दे। अपन मिलते हैं ना रात को, तो आराम से जो करना हो कर लेना। अभी जाने। वो इतना ही बोलता है कि अमायरा उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मरती है और बोलती है, मुंह बंद। अबे तुझे नहीं आ रहा, कब से चुप रहने को बोल रही हूँ? और तू क्या कोई हूर का परा है जो मैं तुझे प्यार करने के लिए मरी जा रही हूँ? अबे छछुंदर की औलाद, तुझे ये गन नहीं दिख रही है क्या? अमायरा ये सब बेहद गुस्से में दांत पीसते हुए चिढ़कर बोल रही थी। वो मास्क वाला जैसे ही अपनी नजरें नीचे अमायरा के हाथ के पास करता है तो देखता है कि उसने ऑलरेडी उसके पेट पर गन लगाई हुई थी, जो पहले से ही लोड थी। ए लड़की देख, मेरे को छोड़ दे, मेरी तेरा कोई वास्ता नहीं है। तू बिना फालतू में मेरे से पंगा न ले, और तेरे को मैं को मरना ही था तो पीछे से क्यों नहीं मारा? वो इतना ही बोल पाया था कि मायरा ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और एक गोली सीधा उसके पेट में चला दी और बोली, अंडरस्को देख चूहे, अमायरा सहाय कभी किसी पर पीछे से हमला नहीं करती, क्योंकि ये काम गीधड़ों का होता है और मैं शेरनी हूँ, और जिसे तू मारने जा रहा था वो मेरे पति परमेश्वर है। उसकी बातें सुनकर उस आदमी की आंखें चौड़ी और लाल हो जाती है। इतने में अमायरा उसके मुंह पर वो हाथ रखे थी और पेट में गनगड़ाए हुए ही 2 गोलियां और उसके पेट पर चला देती है। इसी के साथ वो आदमी उसी वक्त मर जाता है। अब रूम में नजरें दौड़ती है तो पाती है कि 4-5 लाशें रूम में पड़ी हुई है, जिनमें से कुछ राजकुमार के पास है तो एक उसके पास जिसे उसने अभी अभी मारा था। मुझे सबसे पहले इसे ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना इन लोगों का शक मेरे ऊपर आ गया तो मैं एक बार में ही निपट जाऊंगी। बोलकर अमायरा उस लाश को उसी कोने के दूसरे साइड कर देती है जहां वो पहले खड़ी थी। वहां ठिकाने लगती है। जैसे ही वो उस लाश को साइड करके जाने लगती है, तभी उसके सिर में एक बार फिर तेज दर्द होता है। इस बार ये दर्द इतना तेज था कि वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है उस कोने में जहां वो पहले बैठी थी। ये क्या हो रहा है? भगवान जी, अचानक इतना तेज दर्द, अभी तो डोज लिया था, फिर क्यों दर्द हो रहा है? अचानक अमायरा के सिर में तेज दर्द होने लगा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे अपने ब्रेन में एक मैसेज मिलता है, अमायरा सहाय, तुम्हारे सामने इतने पेशेंट्स हैं, तुम्हें इन सब का ट्रीटमेंट करना है। तभी अमायरा की आंखें चौंक कर खुल गई और कुछ याद आ गया है। यही कारण था कि वो लड़ाई करने के लिए नहीं जा रही थी। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान सभी स्टूडेंट्स के ब्रेन में एक चिप इंजेक्ट की थी। ये एक ऐसी एडवांस चिप थी जो किसी डॉक्टर में इंजेक्ट कर दी जाए तो वो खुद ही अपने पेशेंट को पहचान कर एक्टिवेट हो जाती थी। और अगर एक बार ऐसा ही जाए तो उस डॉक्टर के पास उस पेशेंट का इलाज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता था। जब तक अमायरा एक कोने में थी और छुपी हुई थी तब तक इसके ब्रेन ने कोई पेशेंट नहीं देखा था, जिससे वो सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ। मगर जब वो कपड़े चेंज करने गई थी तो काफ़ी सारे लाशें और घायल लोग पड़े हुए थे। पर जब उस पर अटैक हुआ तो उसने सेल्फ डिफेंस किसी को खुद से इंजर किया था। ऐसा ही दूसरी बार भी हुआ, लेकिन अब की उसने खुद से किसी पर हमला किया था, जिस कारण से उसे अपने सिर में इतना पेन हो रहा था। अब उसे कमांड भी मिल चुका था, मतलब उसके पास वहाँ पद वाले का इलाज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या यार, सारी प्रॉब्लम्स को मेरे ही सिर आना होता है क्या? अभी मैं अच्छा खासा हस्बैंड जी की हेल्प करने जा रही थी, थोड़ा अपना भी स्वैग दिखाती तो ये अलग ऑर्डर आ गया। अपने इस सिस्टम के कारण ही तो मैं जा नहीं रही थी। फिर सोचा कि जब सबके बीच से आई तो एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब ये एक्टिवेट नहीं होगा। आखिर इसने अपना पेशेंट पहचान ही लिया। इस मेडिकल सिस्टम की एक और खास बात यह थी कि ये अपना पेशेंट पहचान कर उसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरी चीजें भी खुद ही प्रोवाइड करता था, जो किसी मैजिक या मिरेकल से कम नहीं था। और ये मेडिकल सिस्टम किसी गेम की तरह था। इसका रूल था कि अगर ये एक बार परस्यूएंस जारी कर दे तो उस डॉक्टर के पास पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। और अगर डॉक्टर ऑर्डर को फॉलो ना करे तो उसे पनिशमेंट भी मिलती थी। अगर डॉक्टर अपने दिए गए ऑर्डर को अच्छे से कंप्लीट कर लेता तो उसे पॉइंट्स मिलता है और उसका लेवल अप होता है, जिसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं।
एक बेनिफिट ये भी है कि वो डॉक्टर अपनी इच्छा से अपना पेशेंट चुन सकता था। अमायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास इन लोगों का ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे पनिशमेंट तो मिलती ही, साथ ही उसकी शिक्षा का भी अपमान होता। क्योंकि एक डॉक्टर के लिए पेशेंट सिर्फ पेशेंट होता है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। और पेशेंट के लिए डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है, जिसके पास वो अपनी जान आंखें बंद करके सौंप देता है। आज वो इनकी जान बचाती है तो उसे अपने पति, अपनी और इस घर में रह रहे सभी लोगों को दांव पे लगाना होगा। क्योंकि ये किलर्स तो इन्हें ही मारने आए हैं, और किसी को भी कुछ भी होता है तो इन सब की जिम्मेदार वो खुद होगी। ठीक है अमायरा, जो होगा देखा जाएगा। अब सबसे पहले तेरा जो फर्ज है उसे पूरा कर। तूने एक बार राजकुमार की जान बचाकर अपने एक फर्ज का पालन किया है, अब तुझे अपने मेडिकल प्रोफेशन के फर्ज का पालन करना है। अमायरा खुद को संभालती है और अपने टास्क के लिए रेडी करती है। अब वो अपने टास्क के बारे में चेक करती है और सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगाती है, जिसमें उसे ऑर्डर मिला था कि यहाँ 48 घायल लोग हैं, जिनमें से उसे 10 लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। अगर वो ऐसा करती है तो उसे रिवार्ड के तौर पर लीथल सेल्फ प्रोटेक्शन पाउडर ड्रग दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे पनिशमेंट के तौर पर पूरी बॉडी में पेन दिया जाएगा। एक छोटे बच्चे के लेवल, मतलब एक छोटे बच्चे को जितना दर्द होता है उसे उतना दर्द होगा। नॉट बैड, रिवॉर्ड तो काफ़ी सही हैं। कम से कम ये टास्क पूरा करने के बाद अफसोस तो नहीं होगा। इतने अच्छे रिवार्ड के बाद। जब अमायरा इन सब के बारे में सोच रही थी तभी सभी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी चीज़ें अमायरा को प्रोवाइड कर दी गई थी, जैसे कुछ एंटीडोट बॉटल्स, इंट्रावीनस ड्रिप, हीमोस्टेटिक पाउडर, सूचर किट, बैंडेजेस और अदर मेडिसिन टैबलेट बॉटल्स, जो उसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर मैं इन सभी चीज़ों को लेकर जाऊंगी तो बाहर सबको क्या एक्सप्लेन करूंगी, और मुझे ट्रीटमेंट करने आता है पेशेंट्स का, इस बारे में क्या बोलूंगी। दिस डिसेप्टिव मेडिकल सिस्टम। अमायरा ने चिढ़ से अपने दांत पीस लिए, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर पड़े एक छोटे से बॉक्स पर जाती है, जिसे देखकर अमायरा राहत की सांस लेती है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, मैं इन सभी चीज़ों को इस बॉक्स में रख लेती हूँ जिससे मुझे आसानी होगी। इतना बोलकर वो किसी चूहे की तरह इस बॉक्स तक पहुंचकर उसमें अपना सारा सामान रखकर रेडी हो जाती है। बाहर जाने से पहले वो राजकुमार के पास जाकर उनके पास वो गन और तलवार धीरे से रख देती है। फिर दरवाजे पर पहुंचकर अपनी भरी आंखों से देखते हुए मन में, अंडरस्को मैं कितना और कुछ भी कह लूं कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं या आपकी कोई परवाह नहीं, पर सच कहूं तो इस दुनिया में आने बाद मुझ जैसी अनाथ को अगर कोई रिश्ता मिला है तो वो आपका है। मैं आपसे चाहे अनचाहे बंध चुकी हूं, और अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं जिंदा रहकर भी खुद से नफरत करूंगी। इन सब के बाद अमायरा रूम से बाहर जा रही थी तो उसे जाते हुए उन किलर्स ने देख लिया था, मगर कुछ किया नहीं क्योंकि उनका टारगेट इस वक्त उनके आगे था। उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ये लड़की ऐसे वक्त में मेरे घर से कुछ चुरा कर भाग रही है क्या? जब राजकुमार ने उसे ऐसे बॉक्स के साथ भागते हुए देखा तो हैरानी से सोचा। उन्हें अब भी उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन सब उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने उसे एक गार्ड का ट्रीटमेंट करते देखा, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते वो काफ़ी प्रोफेशनली घाव को साफ करके उस पर ड्रेसिंग और बैंडेज करके कर रही थी। ये सब देखकर उनकी आंखें तो अब भी शांत थी, मगर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना ध्यान उन किलर्स पर लगा लिया। वहां पर मौजूद 4 गार्ड के बॉडी में बुरी तरह जहर फैल चुका था। वो किसी तरह उन्हें बचा तो लेगी, मगर वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगे इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती थी। यही हाल दूसरे गार्ड्स का भी था। हालांकि उन्हें चोट कम आई थी मगर जहर सबकी बॉडी में फैल रहा था। जब गार्ड ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वो काफ़ी शर्मिंदा हो गए, और सब ने उस पर गन पॉइंट कर दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लोग अमायरा पर विश्वास नहीं करते थे, और दूसरी बात उन्हें एक लड़की से हेल्प लेने में शर्म आ रही थी। अब तो अमायरा की खसक गई थी। उसने गुस्से से चढ़ते हुए दांत पीसकर कहा, अंडरस्को तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। एक तो मैं यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारा इलाज करने आई हूँ ताकि तुम जो कुछ देर के लिए अपने पैरों पर खड़े हो वो केवल कुछ देर के लिए न हो और मैं तुम्हारी जान बच सकूं, जिससे तुम राजकुमार की हेल्प कर सको, मगर तुम अक्ल नाम की चीज़ का यूज़ ही नहीं कर सकते। इतना बोलकर उसने एक नज़र उसकी ओर देखा और फिर घुमाकर अपने पैर उस गार्ड के पैर पर मारा। इससे उसे ज़्यादा चोट नहीं आई और वो लड़खड़ा गया, जिससे उसकी गन जमीन पर गिर गई। क्या तुम इस जहर के साथ ही मरना चाहते हो? दिमाग नहीं काम करते तुम्हारा? अमायरा ये सब काफ़ी कोल्डली गुस्से के साथ बोल रही थी, पर अब उस गार्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक तो वो पहले से ही अपने मास्टर के कोल्ड बिहेवियर के हैबिचुअल हो गया था, ऊपर से उन्हें इस वक्त अमायरा और उसकी बातें किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं लग रही थी। जब वो गार्ड इन सभी विचारों में था तभी अमायरा ने उसके कंधे में इंजेक्शन मार दिया, जिससे वो गार्ड हिलने लगा और उसका विरोध करने लगा। अमायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी शांति से उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को देखो तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वैसे भी आपके मास्टर मेरे हस्बैंड है, मैं क्यों ऐसा कोई काम करूंगी जिससे उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ या नुकसान हो। और अब हिलना बिल्कुल भी मत क्योंकि तुम्हारी मसल्स इतनी स्ट्रांग है कि ये निडल टूट भी सकती है। इतना कहकर उसने पलकें झपका दी और हल्के से मुस्कुरा दी। ये सब बोलते वक्त वो काफ़ी गंभीर थी, मगर उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी इसी खूबसूरती में खोकर वो उसकी बातें मानने लगा और हिलना बंद कर दिया। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा?
ये कितनी सुंदर हैं, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। गार्ड अमायरा को देखते हुए अपने मन में सोचने लगा। इतने में अमायरा ने भी पूरे फोकस से अपना काम कर लिया था। उसने उसे इंजेक्शन देने के बाद उसकी चोटों को साफ किया, फिर ऑइंटमेंट लगाकर उसकी ड्रेसिंग कर दी। बाकी चोटों पर बैंडेज कर दिया। मैं जल्दी से इन लोगों की चोटों पर ड्रेसिंग करके इनका ट्रीटमेंट कर दूं, जिससे मेरा लेवल अप हो जाए और मैं वो लीथल सेल्फ प्रोटेक्शन पाउडर ड्रग को हासिल कर सकूं, जिससे मैं राजमुकर का ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। क्या पता इससे उनके दिल में मेरे लिए नफरत थोड़ी कम हो और वो मेरी जान बख्श दे। अमायरा राजकुमार की हेल्प करके उनका विश्वास जीतना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले उनके गार्ड का इलाज करना स्टार्ट किया। एक बार वो उनका भरोसा जीत जाती है तो वो उसकी जान नहीं लेंगे और अपने साथ रहने देंगे, क्योंकि वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, और जहाँ जानती है वहाँ अब ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो पूरी लगन से अपना काम कर रही थी। अमायरा ने अब दूसरे गार्ड्स का चेकअप करना शुरू कर दिया था। वो धीरे धीरे सभी की जांच कर रही थी। यहाँ पहले वाले गार्ड को भी काफ़ी हद तक आराम मिल चुका था, तो उसने भी अमायरा की हेल्प की और सभी इंजर्ड गार्ड्स को एक सेफ रूम में ले गए। 38 कंधे की हड्डी खसक गई और आग लग गई। आप लोग लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। अमायरा के कंधे की हड्डी खसक गई और आग लग गई। उसने एक एक करके सभी का इलाज किया। कुछ लोगों को तुरंत आराम हो गया और कुछ को थोड़ा वक्त लग रहा था। वो अकेले ही इतने सारे लोगों का देखभाल कर रही थी, जिससे उसे काफ़ी वक्त लग रहा था। आखिरकार अमायरा ने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया था। उसने 10 लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से कर दिया था, जिससे उसे अपना रिवार्ड मिल चुका था। ओह यस, वो खुशी से चिल्लाई। उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि अब वो सेल्फ प्रोटेक्शन ड्रग हासिल कर सकती थी। जब सब ने ये देखा तो इसे अजीब नज़रों से घूरने लगे। तो अमायरा अपना सिर झुकाते हुए बोली, अंडर्स को देखिए, आप लोग कितने अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। ये देखकर मैं एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए बस चिल्ला दिया। ये सुनकर वो गार्ड्स बस मुस्कुरा दिए। अमायरा अब जाकर उन ड्रग्स को लेना चाहती थी जिससे वो राजकुमार की हेल्प कर सकती थी। लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड को लाया जाता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। इसके पेट में कई बार चाकू और धारदार तलवार से हमला किया गया था, जिससे उसका पेट फैट गया था। उसकी इंटेस्टेंस बाहर आ गई थी। यंग मैडम, देखिए राघव को कितनी बुरी हालत है, इसकी प्लीज़ बचा लीजिए इसे। उसे लाने वाला गार्ड बोलता है। पहले अमायरा उसे चेक करती है, फिर बोलती है, देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, इन्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी इनका ट्रीटमेंट करती हूँ। इतना बोलकर अमायरा जैसे ही उसका इलाज करने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके मेडिकल किट का सारा सामान खत्म हो चुका है, जिससे उसे वापस कमरे में जाना पड़ेगा। वो गार्ड से कहती है, अंडर्स को देखो, तुम इसका ध्यान रखो, मेरा इलाज करने का सारा सामान खत्म हो चुका है, मैं बस कुछ देर में राजकुमार के रूम में जाकर उसे लेकर आती हूँ। गार्ड अंडर्स को, मैडम आप मुझे बता दीजिए कहाँ रखा है, सामान मैं लेकर आता हूँ, आप यही रहिए, बाहर आपको खतरा हो सकता है। वो गार्ड मन ही मन डर रहा था कि कहीं अमायरा वापस आई ही नहीं तो उसके साथी को जान चली जाएगी। अमायरा, अंडर्स को तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ है, और मैं आई भी तो खुद से ही थी, इसलिए तुम चिंता मत करो और इसे कवर दो। अमायरा मेडिकल किट के साथ वो ड्रग भी लेना चाहती थी, इसलिए उसने गार्ड को जाने से मना कर दिया था। ठीक है मैडम, मगर आप ध्यान से जाइएगा और जल्दी आइएगा, क्योंकि आप नहीं आई तो राघव मार जाएगा। गार्ड बोलता है, अगर आप नहीं आई मैडम और मेरा भाई राघव मार गया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा आपको मैं और खुद दफन हो जाऊंगा। वैसे भी मास्टर कुछ नहीं बोलेंगे, वो अपने मन में बोलता है। अमायरा बस अपना सिर हिला देती है, आप बस उसका इसका ध्यान रखिए, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो बच जाएगा, और खुद पर विश्वास रखने को कहती है। फिर वो वहां से चली जाती है राजकुमार की कमरे की तरफ। इस वक्त भी राजकुमार आरुष लड़ाई ही कर रहे थे। जब इन हत्यारों ने इस बार अमायरा को आते देखा तो उन्होंने उसे पकड़ने का सोचा। वो लोग राजकुमार को धमोई देने के लिए अमायरा का इस्तेमाल करके देखना चाहते थे कि उन्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं था कि उसके साथ जो भी हो उससे उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, फिर चाहे वो मर ही क्यों ना जाती। राजकुमार से लड़ाई करते हुए वो लोग अमायरा पर भी नजर रखते थे और जाए ही अमायरा करीब आने लगती है, उनमें से एक बाकी सभी को इशारा कर देता है। अमानरुआ कमरे में एंटर करती है, तुरंत वो लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। बास्टर्ड, पास मत आना मेरे, बोलकर वो उन लोगों से बचने के लिए अपने कदम पीछे लेने लगती हैं। लेकिन अफसोस, वो लोग उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। आखिरकार उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जैसे कि अमायरा थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स जानती थी और डिफेंस की तो उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली थी उसके पहले जीवन में, तो वो बचने में कामयाब रही। हालांकि वो वीक थी जिससे वो थोड़ी स्लो थी, मगर उसकी बॉडी काफ़ी लचीली थी जिससे उसे अपना बचाव करने में आसानी हो रही थी। वो बात अलग है कि उसकी पहले वाली बॉडी लगातार ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के कारण इसे भी ज़्यादा लचीली थी। राजकुमार ने उस पर हमला होते हुए देखा। उन्होंने ये भी देखा कि कितने सारे लोगों से अकेले लड़ रही हैं, जबकि वो काफ़ी वीक है। लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उनका उसे बचाने का कोई प्लान नहीं था। वो पहले की तरह ही काठी दिख रहे थे। दूसरी ओर उस कमरे में वो गार्ड अंदर से ही बाहर हो रही चीज़ों को देख रहा था। वो लड़ना चाहता था और अपने साथियों को मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपने इतने गंभीर रूप से घायल साथी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो बस अमायरा का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
अमायरा पर जब लेफ्ट और राइट साइड से हमला होता तो वो अपने हाथ पैर से काउंटर स्ट्राइक करके बच जाती, और जब सामने से होता तो वो झुककर उससे बचती। फिलहाल अमायरा इसी तरह लड़ रही थी, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं था, और वो अपनी एनर्जी सामने से अटैक करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जिससे बस वो खुद का बचाव करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। अमायरा ने हल्की उम्मीद के साथ राजकुमार की ओर देखा, लेकिन जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उनका रिएक्शन बिल्कुल वैसा था। वो बड़े आराम से अपने आगे खड़े लोगों से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग घायल हो चुके थे। जो कुछ लोग बचे थे उनमें से कुछ अमायरा के पास तो कुछ नज़र गार्ड से लड़ाई कर रहे थे। उनके पास ज़्यादा कोई नहीं था। उसे पता था कि वो जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत है। राजकुमार उसे उसकी आखिरी सांस तक बचाने नहीं आएंगे। वो मर जाती है तो उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमायरा कोई फायदा नहीं है किसी से कोई उम्मीद रखने का। वो इंसान चट्टान दिल है तो है, उसे तेरे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उसी को क्यों ना ही सहाय फैमिली को तेरे मरने, जीने या तेरी तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है, और ना ही तेरे इस पति को। तू खुद के लिए सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकती है। ना ही तेरा कोई सहाय फैमिली में अपना था और ना ही इस राजावत मैंशन में तेरा कोई अपना है। तो क्या हुआ आगे? तूने पूरी मेहनत और लगन से इस आदमी के लोग को बचाया हो, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, मगर ये मॉन्स्टर फिर भी तुझ पर रहम नहीं खाएगा। इसी के साथ ही वो और अग्रेसिव हो गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर उसे खुद को जिंदा रखना है तो खुद ही लड़ना होगा और अपना बचाव करना होगा। तभी अमायरा ने लड़ते हुए झटके से लपकते हुए एक हत्यारे की गर्दन पकड़ ली और उसके कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस किया जिससे वो तुरंत बेहोश होकर गिर गया। तभी एक गोली चलती है। अमायरा जैसे ही देखती झट से साइड हो जाती है, लेकिन अफसोस वो एक किले की चपेट में आ जाती है। अमायरा उससे बचे की कोशिश में अपने हाथ पांव चला रही थी, मगर वो गार्ड उससे ज्यादा ताकतवर था और अमायरा को इतनी मुश्किल से पकड़ने के बाद वो आसानी जाने नहीं देता। तभी तारांकन, क्रैक क्रैक, तारांकन तारांकन की आवाज आई। बेहद दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो खुद को रोने से रोक न सकी और अमायरा की आंखों आंसू झरझर करके बहने लगे। वो अपने कंधे को पकड़े हुए कुछ दूर हट गई और दिल ही दिल में इस कमीने को गालियां दे रही थी। उसने कितनी बुरी तरह उसे घायल किया था। असल में जब अमायरा उस आदमी से छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने उसके बाएं हाथ को जोर से मोड़ दिया, जिससे उसके बाएं हाथ की हड्डी खसक गई थी। उसे इतनी बुरी तरह दर्द हो रहा था कि वो तुरंत बेहोश हो जाना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि अगर वो एक पल के लिए भी यहाँ रुकी तो इस बार वो जिंदा नहीं बचेगी। अब मुझे इन लोगों से लड़ने के बजाय अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि राघव अभी भी खतरे में है, और साथ ही मुझे अपने पॉइंट्स की हेल्प से वो सेल्फ प्रोटेक्शन ड्रग भी तो लेना है। सोचते हुए वो इसी कोने में भागती है जहां पर उसके मेडिकल सिस्टम में उसे मेडिकल की जरूरी चीजें प्रोवाइड कराई थी। वो वहां जाकर जैसे ही पाउडर लेकर खड़ी होती जी है कि तभी उस हत्यारे ने उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर तुम जल्द ही मरना नहीं चाहती हो तो बेशक हिलजुल सकती हो, बेवकूफ लड़की, वो गार्ड उसके पीछे से ही बोलता है। वो चिल्लाई। उस किलर ने उसकी नाजुक सी गर्दन को इतनी बुरी तरह पकड़ा था कि जैसे वो उसे मसल देना चाहता हो। अमायरा, जिसका चेहरा कंधे के दर्द के कारण पहले से ही बुरी तरह लाल हो चुका था और इस कमीने के इतने जोर से पकड़ने से को सांस भी बहुत मुश्किल से ले पा रही थी, उसका चेहरा लाल से बैंगनी होना शुरू हो गया था। अमायरा की हालत को नजरअंदाज करते हुए वो उसे राजकुमार के पास बेदर्दी से घसीटते हुए ले जाने लगा। देख रहे हैं ना राजकुमार, आपकी नई नवेली दुल्हन। वो राजकुमार के पास पहुंचकर अभी इतना ही बोल पाया था कि उसके फेस पर कुछ व्हाइट पाउडर जैसा लगता। ओह शिट! वो चीखता है। उसने अपनी सांसें भी रोकने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसने तुरंत अमायरा को छोड़ दिया। अमायरा ने उसके मुंह पर वही सेल्फ डिफेंस पाउडर ड्रग फेंका था, जिससे वो जमीन पर गिर गया था। राजकुमार सहित कमरे में मौजूद हर एक इंसान शॉक था अमायरा के इस मूव से, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फूल सी दिखने वाली नाजुक लड़की, जिसका चेहरा अभी भी पीला है और जो बेहद दर्द में दिख रही है, वो ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी करेगी। इस वक्त तक कमरे में 3 लोग ही बचे थे। उन लोगों में से 2 राजकुमार की तरफ तो एक अमायरा की तरफ लपका। उन्होंने तय किया था कि जैसे ही अमायरा उनके हाथ लगती है, वो लोग तुरंत ही उस काम तमाम कर देंगे, क्योंकि अभी तक उनका प्लान बस अमायरा का इस्तेमाल करना था राजकुमार को धमकाने के लिए। मगर उसकी इस हरकत से उसे जिंदा छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती। इस बार ये आदमी अकेला है, जिस कारण से मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मैं खुद को बचा लूंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी ये ड्रग अब भी मेरे पास है जिससे मैं खुद को बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत संभाल कर इसका उसे करना होगा, क्योंकि ये बहुत कम बचा है। वो दर्द से अपने कदम पीछे खींचने लगी। उसने इस बार अपने कंधे की चोट पर भी ध्यान नहीं दिया। वो पाउडर फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दांत पिसकर अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए उसे एक एक कदम चलना बेहद भारी लग रहा था, मगर उसके लिए ये चोट का विषय नहीं थी, क्योंकि अपने मेडिकल सिस्टम की हेल्प से वो इसे आसानी से ठीक कर सकती थी। अब वो पीछे हटे हुए बेड और दीवार के बीच में आ गई थी। तभी वो एक टेबल से टकराती हैं। पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि ये टेबल पुरानी और महंगी वाइन से भरा पड़ा था। अमायरा के टकराने कुछ ग्लास बाउल को टेबल पड़े थे, वो जमीन पर गिर गए और कुछ वाइन की बोतलों से वाइन टेबल पर फैलने लगी। जब अमायरा ने शराब को फैलते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
वो कहते हैं, ना जब आप खुद से खुद की मदद करना चाहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए भी रेडी होते हैं। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा ही कुछ अमायरा के साथ भी हुआ था। इस वक्त किस्मत से उसे शराब की बोतलें दिख गई जिनसे आग लग सकती थी। बेशक वो पूरे रूम को नहीं जला सकती थी, मगर उसकी जान तो बचा सकती थी। इस वक्त अचानक से उसकी किस्मत चमकी थी। शराब के साथ वही टेबल पर लाइटर भी पड़ा हुआ था। अब अमायरा तैयार थी खुद को बचाने को। उसने लपक कर लाइटर ले लिया। अमायरा कूदकर उस टेबल के पीछे जाती है और पूरी टेबल को धक्का देकर इस तरह गिरती है कि पूरी शराब आसपास फैल जाती है। फिर वो किसी डेमन छोटा सा भूत की तरह जोर जोर से हंसते हुए साइड नहर आ जाती है उस एरिया से। आखिरकार वो खुद को बचाने में कामयाब हो ही गई थी। अमायरा ने देर ना करते हुए वो ड्रग भी उसी आग में फेंक दिया। जो आग के कांटेक्ट में आया तो आग ने लपटें पकड़ ली। इसके साथ ही अमायरा खुद के नाक मुंह को ढकना नहीं भूली, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती और वो उसकी सांसों के सांस के साथ मिल जाता तो उसे भी खतरा था। इस कमरे की हवा में धुआं फैलने लगा, जिसमें पाउडर की गंध भी मिक्स थी। अमायरा अभी भी रिलैक्स नहीं हुई थी। भले ही उसने खुद को बचा लिया था, पर वो ज्यादा देर तक इस तरह सांस नहीं ले सकती थी। उसे इस पाउडर का एंटीडोट लाना था। वो बेड के पीछे जाकर एक ग्रीन कलर का सिरप लेती है और उसे तुरंत ही अपनी नाक में 2 ड्रॉप डाल लेती है। इस मसालेदार काली मिर्च की गंध से बचने के लिए उसने बहुत देर खुद को रोक लिया था। यहाँ तक कि इस सिरप को डालने के बाद भी वो कुछ देर तक पहले की ही तरह सांस ले रही थी। उसका नाक और आंख ऐसे लाल होंगी थे जैसे खून निकल रहा हो, और चेहरा बैंगनी हो चुका था। लेकिन कुछ भी हो, आखिरकार उसने अपनी जान बचा ली थी। अमायरा ने खुद को बचा लिया था, तो अब बिना देर किए वो राघव को बचाना चाहती थी। मैं सबसे पहले राघव के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी चीजें रख लेती हूँ। वो जल्दी से सारा सामान इकट्ठा करती है। अब इसे रखूं कहाँ? तभी उसकी नज़र गहनों के बॉक्स पर जाती है, जो उसका ही था, जिसे उसने जल्दी जल्दी में कपड़े लेते वक्त वही फेंक दिया था। अमायरा ने बिना उसमें रखे गहनों की परवाह किए उन्हें निकल कर फेंक दिया और उसे अपना मेडिकल बना लिया। अमायरा अब जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उस बायां कंधा अभी भी काफी दर्द कर रहा था। तो उसने उस बॉक्स उठाने के बजाय संभाल कर अपने हाथ पर रख लिया। अमारा कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र राजकुमार पर चली गई और वो अवाक रह गई। राजकुमार, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? अमायरा की आंखें फैलकर इतनी चौड़ी और बड़ी बड़ी हो है कि मानी बाहर हो आ जाएगी। वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गई और वही दीवार से सटकर खड़ी हो गई। 44 क्या आप पैरालाइज नहीं थे? प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। अब तक अमायरा अब जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उस बायां कंधा अभी भी काफी दर्द कर रहा था। तो उसने उस बॉक्स उठाने के बजाय संभाल कर अपने हाथ पर रख लिया। अमारा कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नज़र राजकुमार पर चली गई और वो अवाक रह गई। राजकुमार, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? अमायरा की आंखें फैलकर इतनी चौड़ी और बड़ी बड़ी हो है कि मानी बाहर हो आ जाएगी। वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गई और वही दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अब आगे, मेरी ये प्यारी प्यारी आंखें ठीक से तो काम कर रही है ना? कहते हुए उसने अपनी आंखें मसली। राजकुमार, क्या इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम ने ऐसा नहीं कहा था कि राजकुमार अपंग और पैरालाइज्ड है? अमायरा ने चौंकते हुए कहा। तो अब ये अपने पैरों पर कैसे खड़े हैं? वो बस बुदबुदाए जा रही थी। क्या आप पैरालाइज्ड नहीं थे? उन किलर्स ने आश्चर्य से कहा। जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार के चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहद खतरनाक हो गए। इस वक्त उनके जाति में तलवार थी। वो अपनी तलवार को लेकर इन दोनों की ओर बढ़ जाता है। वैसे तो ये दोनों हत्यारे भी काफी खतरनाक थे, मगर अमायरा के फैलाए गए रायते का असर इन पर भी पड़ चुका था। यानी ये लोग भी इस ड्रग और स्मोक की स्मेल जो पूरे रूम में फैल चुकी थी, उससे काफी कमजोर हो चुके थे। इधर अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार को ऐसे देखकर उसे क्या करना चाहिए। है भगवान, मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी? मेरे पति अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं, इस पर खुश हो जाऊं या वो अब मेरी जान नहीं बख्शेंगे, इस पर दुखी हो? क्या करूं, क्या करूं? क्या मुझे था से भाग जाना चाहिए? अमायरा को अब अपनी चिंता हो रही थी। वो बेचारी रोते बिलखते हुए पीछे हटने लगी, छुपने के लिए, मगर उसकी फूटी किस्मत अब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ वो दोनों किलर्स अब लड़ने की हालत में नहीं थे। राजकुमार जल्दी ही उनसे निपट गए और अब इस कमरे के अंदर सिर्फ राजकुमार और अमायरा ही रह गए थे। हालांकि कमरे बाहर अभी भी हत्यारे और गार्ड्स लड़ाई कर रहे थे, मगर उस पाउडर वाले धुएं से सब कमजोर पड़कल थे, जिससे धीरे धीरे वो गिरने लगे थे। राजकुमार ने भी इनकी परवाह नहीं की और अब उन्हें अमायरा का ख्याल आया। वो पीछे मुड़े, वो अपनी तलवार के साथ अमायरा के पास चले गए। अमायरा ने भी जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, उसकी जान तो हलक में अटक गई। अब वो पीछे हत्ते हत्ते दीवार से चिपक गई थी। अब उन दोनों में कुछ ही कदम का फासला था। राजकुमार उससे 3 कदम की दूरी पर थे। अमायरा की तरफ उन्होंने अपनी तलवार पहले ही तान दी थी। बस वो थोड़ा और आगे आते और अपनी तलवार पे जरा सा भी जोर लगाते तो वो तो गई थी काम से। अमायरा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उसने अमायरा के पास आते हुए धीरे से कहा। वो ये बोल तो काफी शांति से रहा था, मगर उनके बॉडी से जो कोल्डनेस और जानलेवा बाहर आ रहा था, वो काफी डरवाना था। अमायरा ने डर से अपना थूक निगल लिया और हकलाते हुए बोली, अंडरस्कोर रा।
राजकुमार, मुझे आपसे कुछ कहना है। भगवान, ये आदमी क्या मुझे सच में मार डालेगा? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है पत्नी जी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तो मुझे तुम में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने तुम्हें 2 दिन बाद मारने का प्लान बनाया था। मगर अफसोस, तुम मेरा सच जान गई हो तो तुम्हें मरना ही होगा, वो भी अभी। राजकुमार ने अमायरा को बोलने का मौका नहीं दिया और तलवार उसके गले से सिर्फ 3 इंच दूरी पर तान दी और बोले, अंडरस्को ऊपर जाकर अपने भगवान से भीख मांगना कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे, जिसम तुम एक बेहतर लड़की के रूप में रहो। राजकुमार ने अपनी तलवार पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, फिर भी तलवार के इतना पास होना किसी आम आदमी के लिए हार्ट अटैक आने के झटके जैसा था। लेकिन उम्मीद से उलट, किसने सोचा था कि ये सर्फिली लड़की इतनी तेज निकलेगी और ये खुद को बचाने में कामयाब रहेगी। जिस समय राजकुमार की तलवार उससे 3 इंच की दूरी से बढ़ रही थी, अमायरा ने एक चौंका देने वाला मूव लिया और अपनी काम के हिस्से से 90 डिग्री के एंगल पर साइड में खुल गई, जिससे इसकी तरफ बढ़ी हुई राजकुमार की तलवार हवा में ही रह गई। जब उसने राजकुमार की तलवार हवा में देखी तो वो थोड़ा सा साइड खसक कर सीधा खड़ी हो गई। अमायरा के ईट फास्ट मूव से राजकुमार तो अभी भी शॉक थे, जिसका फायदा उठाकर अमायरा ने जल्दी से अपने पैर के पास से खंजर निकली। जब तक राजकुमार का ध्यान इस पर फिर से गया तो माहरा उसके बगल में खड़ी थी। उसने कहा, अंडरस्को आप तो काफी स्लो है पति देव। इतने में ही राजकुमार की तलवार अमायरा की गर्दन पे थी और उस पर पहले लगा खून उसकी गर्दन पर टास्क रहा था। उन्हें बस हल्का सा दबाव डालने की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने अमायरा पर तलवार तानी, वैसे ही उसने भी उनके दिल वाली जगह पर खंजर लगा दिया, जो उनके चेस्ट में चुभ रहा था। अमायरा, अंडरस्को ना राजकुमार, ये गलती मत करिएगा। आप कुछ भी करने से पहले खुद पर ध्यान देना मत भूलिए। उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। 44 क्या आप पैरालाइज्ड नहीं थे? प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। अब तक अमायरा अब जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उस बायां कंधा अभी भी काफी दर्द कर रहा था। तो उसने उस बॉक्स उठाने के बजाय संभाल कर अपने हाथ पर रख लिया। अमारा कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी नजर राजकुमार पर चली गई और वो अवाक रह गई। राजकुमार, ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सच है? अमायरा की आंखें फैलकर इतनी चौड़ी और बड़ी बड़ी हो है कि मानी बाहर हो आ जाएगी। वो अपनी पलकें ही झपकाना भूल गई और वही दीवार से सटकर खड़ी हो गई। अब आगे, मेरी ये प्यारी प्यारी आंखें ठीक से तो काम कर रही है ना? कहते हुए उसने अपनी आंखें मसली। राजकुमार, क्या इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम ने ऐसा नहीं कहा था कि राजकुमार अपंग और पैरालाइज्ड है? अमायरा ने चौंकते हुए कहा। तो अब ये अपने पैरों पर कैसे खड़े हैं? वो बस बुदबुदाए जा रही थी। क्या आप पैरालाइज्ड नहीं थे? उन किलर्स ने आश्चर्य से कहा। जब तुमने मुझे देख ही लिया है तो तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार के चेहरे के एक्सप्रेशंस बेहद खतरनाक हो गए। इस वक्त उनके जाति में तलवार थी। वो अपनी तलवार को लेकर इन दोनों की ओर बढ़ जाता है। वैसे तो ये दोनों हत्यारे भी काफी खतरनाक थे, मगर अमायरा के फैलाए गए रायते का असर इन पर भी पड़ चुका था। यानी ये लोग भी इस ड्रग और स्मोक की स्मेल जो पूरे रूम में फैल चुकी थी, उससे काफी कमजोर हो चुके थे। इधर अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार को ऐसे देखकर उसे क्या करना चाहिए। है भगवान, मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी? मेरे पति अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं, इस पर खुश हो जाऊं या वो अब मेरी जान नहीं बख्शेंगे इस पर दुखी हो? क्या करूं, क्या करूं? क्या मुझे था से भाग जाना चाहिए? अमायरा को अब अपनी चिंता हो रही थी। वो बेचारी रोते बिलखते हुए पीछे हटने लगी, छुपने के लिए, मगर उसकी फुटी किस्मत अब तक काफी देर हो चुकी थी। यहाँ वो दोनों किलर्स अब लड़ने की हालत में नहीं थे। राजकुमार जल्दी ही उनसे निपट गए और अब इस कमरे के अंदर सिर्फ राजकुमार और अमायरा ही रह गए थे। हालांकि कमरे बाहर अभी भी हत्यारे और गार्ड्स लड़ाई कर रहे थे, मगर उस पाउडर वाले धुएं से सब कमजोर पड़कल थे, जिससे धीरे धीरे वो गिरने लगे थे। राजकुमार ने भी इनकी परवाह नहीं की और अब उन्हें अमायरा का ख्याल आया। वो पीछे मुड़े, वो अपनी तलवार के साथ अमायरा के पास चले गए। अमायरा ने भी जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, उसकी जान तो हलक में अटक गई। अब वो पीछे हटते हटते दीवार से चिपक गई थी। अब उन दोनों में कुछ ही कदम का फासला था। राजकुमार उससे 3 कदम की दूरी पर थे। अमायरा की तरफ उन्होंने अपनी तलवार पहले ही तान दी थी। बस वो थोड़ा और आगे आते और अपनी तलवार पे जरा सा भी जोर लगाते तो वो तो गई थी काम से। अमायरा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उसने अमायरा के पास आते हुए धीरे से कहा। वो ये बोल तो काफी शांति से रहा था, मगर उनके बॉडी से जो कोल्डनेस और जानलेवा बाहर आ रहा था, वो काफी डरवाना था। अमायरा ने डर से अपना थूक निगल लिया और हकलाते हुए बोली, अंडरस्कोर राजकुमार, मुझे आपसे कुछ कहना है। भगवान, ये आदमी क्या मुझे सच में मार डालेगा? लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है पत्नी जी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तो मुझे तुम में थोड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने तुम्हें 2 दिन बाद मारने का प्लान बनाया था, मगर अफसोस, तुम मेरा सच जान गई हो तो तुम्हें मरना ही होगा, वो भी अभी। राजकुमार ने अमायरा को बोलने का मौका नहीं दिया और तलवार उसके गले से सिर्फ 3 इंच दूरी पर तान दी और बोले, अंडरस्को ऊपर जाकर अपने भगवान से भीख मांगना कि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे, जिसम तुम एक बेहतर लड़की के रूप में रहो। राजकुमार ने अपनी तलवार पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, फिर भी तलवार के इतना पास होना किसी आम आदमी के लिए हार्ट अटैक आने के झटके जैसा था।
लेकिन उम्मीद से उलट, किसने सोचा था कि ये सरफिरी लड़की इतनी तेज निकलेगी और ये खुद को बचाने में कामयाब रहेगी। जिस समय राजकुमार की तलवार उससे 3 इंच की दूरी से बढ़ रही थी, अमायरा ने एक चौंका देने वाला मूव लिया और अपनी काम के हिस्से से 90 डिग्री के एंगल पर साइड में खुल गई, जिससे इसकी तरफ बढ़ी हुई राजकुमार की तलवार हवा में ही रह गई। जब उसने राजकुमार की तलवार हवा में देखी तो वो थोड़ा सा साइड खसक कर सीधा खड़ी हो गई। अमायरा के ईट फास्ट मूव से राजकुमार तो अभी भी शॉक थे, जिसका फायदा उठाकर अमायरा ने जल्दी से अपने पैर के पास से खंजर निकली। जब तक राजकुमार का ध्यान इस पर फिर से गया तो माहरा उसके बगल में खड़ी थी। उसने कहा, अंडस्को आप तो काफी स्लो है पति देव। इतने में ही राजकुमार की तलवार अमायरा की गर्दन पे थी और उस पर पहले लगा खून उसकी गर्दन पर टास्क रहा था। उन्हें बस हल्का सा दबाव डालने की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने अमायरा पर तलवार तानी, वैसे ही उसने भी उनके दिल वाली जगह पर खंजर लगा दिया, जो उनके चेस्ट में चुभ रहा था। अमायरा, अंडस्को ना राजकुमार, ये गलती मत करिएगा। आप कुछ भी करने से पहले खुद पर ध्यान देना मत भूलिए। उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। चफौटी, अमायरा और आरुष की नजदीकियां और जान की भीख मांगना। एल प्लीज न्यू रीडर्स, आप लोग लाइक, कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है अब तक। इतने में ही राजकुमार की तलवार अमायरा की गर्दन पे थी और उस पर पहले लगा खून उसकी गर्दन पर टपक रहा था। उन्हें बस हल्का सा दबाव डालने की जरूरत थी। जैसे ही उन्होंने अमायरा पर तलवार तानी, वैसे ही उसने भी उनके दिल वाली जगह पर खंजर लगा दिया, जो उनके चेस्ट में चुभ रहा था। अमायरा, अंडस्को ना राजकुमार, ये गलती मत करिएगा। आप कुछ भी करने से पहले खुद पर ध्यान देना मत भूलिए। उसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब आगे, राजकुमार आप तो बहुत लापरवाह निकले। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अमायरा ने तंज कसा। उम्मीद तो मैंने भी तुमसे ऐसा करने की नहीं की थी। वाकई मैंने तुम्हें काफी कम आंका था। राजकुमार ने उसे आंखें छोटी करके कोल्डनेस से देखते हुए कहा। उनका लहजा और भी कठोर लग रहा था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वो लापरवाह थे, बल्कि इतनी लंबी लड़ाई से वो काफी थक चुके थे और ऐसे अचानक से खड़े होने के कारण उनके पैर जो पहले से ही कमजोर थे, इसके कारण उनके एक्शन थोड़े स्लो थे। अपनी गले से टपकते हुए खून को देखकर अमायरा ने अपने आईब्रोज को चढ़ाते हुए कहा, अंडस्को क्या आप अपनी तलवार को थोड़ा दूर कर सकते हैं। राजकुमार ने उसके हाथों को देखा जिन्होंने मजबूती से चाकू पकड़ रखा था, जो इनके सीने पर था। इसे देखकर अमायरा ने कहा, अंडस्को आप मुझे समझने की कोशिश करिए। राजकुमार, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बस एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अमायरा ने इतना कहा ही था कि तभी गोली चलने की आवाज आ जाती है। लगातार एक के बाद 3 गोलियां चलाई गई थीं। राजकुमार ने अपना सिर घुमाया अपनी तरफ आती हुई। पहली गोली पर उन्होंने तलवार फेंक दिया और अमायरा के हाथों से उस चाकू को छीनकर दूसरी गोली पर फेंक दिया, मगर तीसरी गोली तेजी से उनकी ओर आ रही थी। उनके दिमाग से भी ज्यादा तेज उनके मूव्स थे। अचानक से उन्होंने अमायरा के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे और एक सेफ कोने में कूद गए। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या और कैसे कर रहे हैं, उन्हें तो बस कैसे भी अपनी और अमायरा की जान बचानी थी। किस्मत से वो जहां कूदे थे वो बेड था। बेचारी अमायरा तो अभी तक शॉक थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। जैसे ही वो बेड पर कूदे उसकी जोर से चीख निकल गई। आ उसका बायां कंधा, जिसमें ऑलरेडी चोट आई हुई थी, बेड पर कूदने से दब गया था। वो बस अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। राजकुमार ने उसे अपने नीचे दबा लिया था और उसकी गर्दन पकड़ ली। अमायरा अपने सोच में थी। वो सोच रही थी कि इस चट्टान दिल आदमी से कैसे बचा जाए। आज वो बेहद डरी हुई थी, जो किसी चुहिया की तरह बिहेव करती, जो शेर के पंजे में फंस गई हो और उससे अपनी जान की भीख मांग रहा हो। साथ उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। आज तक वो कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाई नहीं थी, कभी किसी के आगे नहीं झुकी थी, उस वक्त भी नहीं जब उसे उन खतरनाक ऑफिसर्स ने मारा था। ये आदमी उसे हर वो चीज करने पर मजबूर कर रहा था जो वो नहीं करना चाहती थी, मगर न चाहते हुए भी कर रही थी। अब वो उससे एक डील करने की सोच रही थी। तभी राजकुमार ने उसे अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर पर जोर चुटकी काटी। इससे अमायरा गुस्से में लाल हो चुकी थी। एक तो ये आदमी पहले से ही मुझे मरने वाला है, ऊपर से इसकी उल्टी सीधी हरकतें। क्या मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूं जैसा उसने मेरे साथ किया। ये सब सोचते हुए उसका दाहिना हाथ राजकुमार की पीठ पर फिसलने लगा था। नॉर्मली वो इतना गुस्सा नहीं करती थी, वो तो बिल्कुल फूली हुई रोटी छिलके की तरह सॉफ्ट थी, पर अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो इस तरह से बिहेव करने लगी थी। तभी उसने ध्यान दिया कि राजकुमार का ध्यान कहीं और है, तो उसने सिर्फ इतना कहा, अंडस्को मैं पहले गलत नहीं थी, आप सच में काफी लापरवाह है। जिस पर राजकुमार के एक्सप्रेशंस बिल्कुल वैसे ही रहे और उन्होंने बस हम कहते हुए आईब्रोज चढ़ाते हुए उसे देखा। अचानक से अमायरा ने जोर की पलटी मारी और राजकुमार उसके नीचे थे। उसने अपने एक पैर के बीच राजकुमार के पैरों फंसा रखा था और दूसरा दाहिना पैर उनके सेंसिटिव ऑर्गन पर रखा था और फुसफुसाते हुए उनके कान में धीरे से कहा, अंडस्को राजकुमार क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके इस सेंसिटिव ऑर्गन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूं, जिससे आप मर्द कहलाने के लायक भी ना बचे। राजकुमार ने बड़ी शांति से उसके चेहरे के करीब जाकर बोले, अंडस्को क्या तुम में इतनी हिम्मत है भी। इस बात पर अमायरा उन्हें देखकर अपने दांत पीसने लगी। एक तो वो इस आदमी को डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी,
फिर भी ये तो एकदम शांत उसके नीचे दबा हुआ है। ऊपर से न चाहते हुए वो ठंडे पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी, क्योंकि वो खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी जो उसने अभी अभी किया था। लाख कोशिश के बाद भी वो खुद को शांत नहीं रख पा रही थी। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि अगर उसने इस आदमी को किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाया या मरने की कोशिश भी की तो उसका क्या हाल होगा। उसका तो वही हाल होगा, धोबी का कुत्ता, न घर का और ना घाट का। ना तो सहाय फैमिली उसे अपनाएगी और न ही उसके लिए वो जगह सेफ होगी। वो यहाँ से भागती भी है तो दूसरे मर्द से भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो अपने दिमाग में बस एक ही बात सोच पा रही थी, जो ये थी कि इस समय उसके लिए आरुष सिंह की हवेली से ज़्यादा सेफ जगह इस दुनिया में अभी तो कोई नहीं थी। तो क्यों ना वो इन्हें ही थोड़ा पटाकर इस जगह पर रहने के लिए इजाज़त मांग ले। जब आप जानते हैं कि मैं आपको मर नहीं सकती या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो आप ये भी तो समझिए कि मैं आपकी कोई दुश्मन नहीं, ना ही मैं आपके खिलाफ हूँ। अब अमायरा ने राजकुमार की आंखों में देखते हुए अपनी बातें कहना शुरू कर दी। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते और राजा ने जबरदस्ती आपकी शादी मुझसे कराई है, पर इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं? और अब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं, तो हमें मिलकर रहना चाहिए, एक अच्छे पति पत्नी की तरह। वैसे भी मैं पहली इंसान हूं जो आपकी सलामती की ही दुआ करेगी। आफ्टर ऑल मुझे भी खुद को विधवा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर राजकुमार को देखा, जो बिना किसी रिएक्शन के बिल्कुल पहले की जी तरह उसके नीचे बड़े आराम से दबे हुए थे, जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो अमायरा की बातों का। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, अंडस को देखिए पति देव कुछ भी हो मगर अब मैं हूं तो आपकी पत्नी ही। चाहे कुछ भी हो जाए, सुख हो या दुख हो, मगर मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। तो क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते और मुझे एक मौका नहीं दे सकते खुद साबित करने का? अमायरा अब परेशान हो चुकी थी। उसका दिल तो बुरी तरह रोने का कर रहा था, क्योंकि इतना सब बोलने और समझाने के बाद भी राजकुमार वैसे के वैसे ही थे। क्या आप मुझे एक सेटिस्फाइंग आंसर दे सकते हैं? उसने अब झल्लाते हुए पूछा। लंबी चुप्पी के बाद राजकुमार ने अपन मुंह खोला और कुछ कहा, अंडस को अच्छा तो अब तुम्हें एक सेटिस्फाइंग आंसर चाहिए। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? अमायरा को देखते हुए आरुष भी समझ गए थे कि कुछ तो खास है इस लड़की में जो ये दूसरों से अलग है। इसकी नज़दीकी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। दोनों बेहद करीब थे, इतने कि दोनों के होठों के बीच बस कुछ इंच की ही दूरी थी, जिस पर अमायरा का तो जरा सा भी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो खुद को बचाने की प्लानिंग में बस थी। पर राजकुमार जी का पूरा फोकस था इसके मिन स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स पर। वो उन औरतों जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी जिनसे वो आज तक नफरत करते आया है। इसके अलावा ये काफ़ी खूबसूरत भी है, खासकर कि उसकी वो आंखें जो बेहद सुंदर थीं और बोलते वक्त चकमदार लगती थी, और इस वक्त काफ़ी उदास लग रही थी। कुल मिलाकर वो उसकी ब्यूटी में खोए हुए थे और सोच रहे थे कि इस लड़की के साथ सौदा करना इतना भी बुरा नहीं है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले उंगली से ऊपर की ओर इशारा करते हुए कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। क्या अब आप मुझे जीने का सिर्फ एक मौका दे सकते हैं? मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी। और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लूं कि तुम झूठी कसम नहीं खा रही हो, या तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी? राजकुमार अब और भी आराम से अपने सिर के नीचे दोनों हाथ लगाकर लेट गए, जैसे उन्हें कोई जल्दी ना हो यहाँ से हटने की। वो वास्तव में तो अमायरा को परेशान करना चाहते थे और देखना चाहते हैं कि अपनी जान बचने के लिए क्या क्या करती है, उसमें आखिर कितना पैशंस है। वो फिर से समझाते हुए बोलने लगी, अंडस्को अरे, आप इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं समझ रहे। देखो आप तो जानते हैं कि मैं अपने बाप पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। रही मेरी सौतेली माँ और बहन, वो तो मुझे पहले से ही करने की कोशिश कर रहे, तो उनके बारे में तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इनके अलावा तो मेरा कोई है नहीं परिवार के नाम पर। तो आपसे ज़्यादा भरोसे वाला इंसान है क्या कोई मेरे लिए? नहीं, आखिर पति है आप मेरे। तो सोचिए मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? एकटी और मैं तो आपके लिए सारे व्रत भी रहूंगी जो पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं। वो जानबूझकर पति शब्द बार बार दोहरा रही थी ताकि कहीं ना कहीं वो उसके बारे में अपनी पत्नी की तरह सोचे। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट मीट। ऐप तक के लिए बाय, टेक केयर।